होमवर्क कर लिया? तो क्लास के आखिर में टेस्ट भी रखेंगे। ऑडियो 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 पीछे, ठीक है? लास्ट रो, इस तरफ भी ऑडियो, ठीक है? ऑडियो, सभी लोग बैठ गए? अच्छे से सो के आए हैं कि नहीं आए? पता चला? विश्वास करो, बाहर मौसम ज्यादा अच्छा है, क्लास के घुटन से बढ़िया। नींद नहीं आती है, बताओ इसको यार। ठीक है, अगर यूपीएससी की वजह से नहीं आ रही है तो थोड़ा टाइम टेबल बनाओ, सोने का भी समय रखो। स्टार्ट कर दिया? ऑनलाइन के छात्र ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे? कल कुछ जो होमवर्क किया था उस पर बात करेंगे अभी। ऑडियो वीडियो सभी ऑनलाइन के छात्र, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। ऑडियो वीडियो, केवल ऑडियो वीडियो। बुकलेट भी पढ़नी शुरू कर दी? मैं देख रहा हूँ कुछ लोग प्रिंट आउट भी निकाल लिए। एक तो हमारी केजीएस की बुकलेट है और एक महाद्वीप के हिसाब से जो मैंने डाला है वो भी उसमें डाला होगा, ठीक है? ऑल क्लियर है सर, होमवर्क भी हो गया है सर, अच्छी बात है। एटलस सभी के पास आ गई? ऑल क्लियर एक बैच, ऑल क्लियर दूसरा बैच, ऑल क्लियर, और सभी बैचेस में ऑल क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, होमवर्क शुरू करते हैं। होमवर्क क्या था हमारा? पहला तो ये 7 देश देखने थे, उसके बाद दक्षिण अमेरिका के देश देखने थे, सारे के सारे राजधानियों के साथ। 7 देशों को उत्तर से दक्षिण में जमाना भी था। उसके बाद और कोई होमवर्क था? इसका पीडीएफ पढ़ना था, पढ़ लिया? सरल था, सहज था। बहुत सी चीजें हैं, नई जानकारी है, उसके साथ रहिए थोड़ा सा, 2-4 बार पढ़ेंगे। जो काम की चीज है, परीक्षा को ध्यान में रख के ही किया गया है, तो उसमें आपके जो याद होगा वो हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा पहला सवाल, अगर ऐसे पूछो क्लास के प्रारंभ में कि आपके मध्य अमेरिका के 7 देश हैं, ठीक है? 7 देश में कौन सा देश केवल प्रशांत महासागर को छूता है? ये जमाई का टाइम नहीं, उत्तर लेने का टाइम है एकदम। जान देगा, पढ़ के आया सुबह सुबह, तो क्लास की शुरुआत में कर रहे हैं, उसके बाद बोलेगा मैं बोर हो रहा था, इसके इसके एंटरटेनमेंट का भी ठेका मुझे लेना है। देख के थोड़ी बताना है। तुम क्या सोचे, तुम तो जमा के लाए, तुम्हें पता होना चाहिए भाई। प्रश्न भी तो बनेंगे उससे, फिर लिखता है सर इसमें प्रश्न कैसा बनेगा? तो कौन सा देश केवल प्रशांत महासागर को छूता है? एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर केवल प्रशांत महासागर को छूता है। और ये क्या है? ये दोनों के बीच का लिंक है। तुम्हारे पास एटलस है? हाँ, उसकी एटलस देख रहा है। और कौन सा केवल अटलांटिक महासागर को छूता है, यानी मैक्सिको खाड़ी को? बेलीज। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। एक और सवाल, सबको सोचना है, अपनी थोड़ी सी विजुअल मेमोरी पे जोर डालना है। तो पहली चीज तो ये है कि ये क्या है? ये एक इस तरह का हमने एक मोड़ डाला, ठीक है? इस तरफ एक सागर है, इस तरफ एक सागर है, ठीक है? इस तरफ एक महाद्वीप है, इस तरफ एक महाद्वीप है। दोनों महाद्वीपों के बीच का जोड़ है, इसे स्थल संधि कहते हैं, ठीक है? मैप नहीं देखना, कल्पना करना। कुछ लोग ऐसे टेस्ट किसी तरह पास हो जाए, ये टेप के टेस्ट क्यों पास करेंगे? तो ऐसा कुछ है। उसके बाद यहां पर इस तरह से एक सीढ़ी बनती है और एक प्रायद्वीप बनता है, ऐसे करवा जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, ये तो यूं ही जाता है और ऐसे करवा जाता है। अब ये इसी में वो देश आने वाले, इन्हीं में देश आने वाले। कितने देश आएंगे? 7 देश आएंगे, और इधर तो हमारा दक्षिण अमेरिका शुरू हो जाए, ठीक है? तो ये बनाने का इसका जो भी तरीका है। अब सवाल ये था कि कौन सा केवल प्रशांत महासागर को छूता है, तो यहां पर आ गया। और केवल, ठीक है, केवल अटलांटिक महासागर। कुछ छात्र जो हैं जो बड़ी चीज नहीं समझते, वो सर अटलांटिक महासागर क्या है, तो मैक्सिको की खाड़ी छू रहा है। भाई तरफ तो महासागर, प्रश्न भी तो पूछेंगे ना, प्रश्न के हिसाब से उत्तर बनेगा।
अब आपकी विजुअल मेमोरी का टेस्ट है, ये किसी सागर को भी छू रहे हैं तो एक दूसरे को भी छू रहे हैं। इन 7 देशों में किस देश के सबसे ज्यादा पड़ोसी देश हैं? पहले कल्पना करनी और एक गैस मारना, फिर चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 7 देश हैं, पहले 7 देश कर लें। आप जमा के लाएं, जमा के लाएं या नहीं लगाएं? मैं इसे बिग हैन के नाम से याद रखता हूं। बी से बेलीज, एच से नहीं, जी से ग्वाटेमाला, एच से होंडुरा, उसके बाद एल सल्वाडोर, एन से निकारागुआ, उसके बाद कोस्टा रिका और पनामा। सबसे संकरा जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? पनामा देश। अब मेरा सवाल ये था कि ये देश आपस में एक दूसरे को भी तो छूते हैं क्या? एक के साथ एक है, हर एक के 2 पड़ोसी हैं, या किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं? हो सकते कि नहीं? अगर क्रम में होते 1 2 3 4 5 6 7 तो हर एक के 2 होने चाहिए। तो किसके सबसे ज्यादा पड़ोसी हैं? हंडुरास। गैस करना है, कोई दिक्कत नहीं। हंडुरास जो गैस कर रहे हैं, एटलस से देख के बता रहे हो तो अपना स्मृति पे दबाव नहीं डालना है। तो एक तो यहां पर देश आ जाता है मेक्सिको। मेक्सिको, तो ग्वाटेमाला को क्या मिला? मेक्सिको मिला, ग्वाटेमाला को एल सल्वाडोर मिला, ग्वाटेमाला को बेलीज भी मिला, और यहां पे कौन मिला? होंडुरास। इसको 4 मिल गए, इसको 4 मिले। एल सल्वाडोर को कितने मिलेंगे? ऐसी गैस करना हो तो 2 ही मिल सकते, या तो ग्वाटेमाला मिलेगा या ये मिलेगा। इसको कितने मिलेंगे? बेलीज को 1 2 यही मिल सकता है। उसके बाद क्या? होंडुरास के बाद हमारे पास निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा कम होते जाएंगे। तो उस समय जितना भी हम कल्पना कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं था होमवर्क सिर्फ होमवर्क करके आ जाना है, उनको देखना है, एटलस में देखना है, उसे छपना है, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं। सभी लोग मेरे साथ? ठीक है। तो बेलीज की राजधानी, तो ये जो 7 देश हैं, पहली चीज तो जितने भी लोग अगर क्लास में आकर कह रहे हैं सर बहुत अच्छा लगा आपका पढ़ाना, मुझे समझ में आ गया, तो भाई समय बर्बाद किया। आप एक बात बताओ, अगर मैं 4 सब्जियों के नाम बताऊं तो मैंने तो सूचना दी, उसमें समझने का थोड़ी कुछ है। तो इसमें समझने का क्या था? 7 देश थे, आपको 7 देशों का नाम पता होना चाहिए और क्रम पता होना चाहिए। ये किसका काम है? मेमोरी का काम है, इसलिए होमवर्क में दिया था कि इसको दोहरा लीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे क्रम बार बार रटने की जगह अगर हमने देखे हुए हैं तो वो उस दिन प्रश्न बदल देगा, जैसे मैंने बदल दिया। वो ये नहीं पूछेगा उत्तर से दक्षिण जमाओ, पूछेगा सबसे ज्यादा पड़ोसी कितने हैं, सिर्फ प्रशांत महासागर को कौन छूता है, सिर्फ अटलांटिक को कौन छूता है। तो ये लचीलापन पहले से ही लाना है, क्लास प्रारंभ हुई है तो अभी से उसके लिए आपको तैयार कर रहा हूं। सर आवाज साफ नहीं आ रही है, बाकी बैचेस आवाज साफ आ रही कि नहीं आ रही? तो पहली बात, अब मुझे 7 की राजधानी याद करनी है। ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, कितनों की राजधानी याद करनी होगी। तो पहली बात यह है कि यूपीएससी, थोड़ी देर अगर आपने विपुल का भी इंटरव्यू सुना हो तो कहता है दिन में एक बार यूपीएससी की तरह सोचो। अगर आपको देश और राजधानी जमाने को कहेगा तो मुझे बताइए कौन सा आसान है? कनाडा, यूएस, मेक्सिको को जमाना, और बेलीज को, हंडुरास को और कोस्टारिका को जमाना। जो कठिन है वही तो देगा ना यूपीएससी। तो मैंने उनकी राजधानी तो आपको याद नहीं करने को कहा, इन्हीं की राजधानी याद करने को कहा, इन्हीं का क्रम। तो हम ऐसे गुच्छे ढूंढेंगे जो हमें परीक्षा के लिए जरूरी होंगे। ठीक है, अब ये 7 याद करने थे। तो पहली बात यह है, 7 में ये वाला तो आसान है क्योंकि इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, जो देश का नाम है वही उसका। ऐसा ही पनामा की राजधानी पनामा सिटी। ऐसा ही एल सल्वाडोर है, एल सल्वाडोर की क्या है? सेन सेल्वाडोर। निकारागुआ भी आसान है, निकारागुआ की उससे जुड़ती हुई है मानागुआ। तो जो समझदार छात्र है, देखिए भूलते क्यों हैं? भूलते इसलिए हैं कि आप एक बात सोच के देखिएगा, एक आप केमिस्ट के पास जाते हैं, दवाई लेने के लिए जाते हैं, आप कोई भी दवाई उससे मांगिए, उसको पता होता है किस खाने में जाके ढूंढना है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट ने अपनी दुकान में कोडिंग कर रखी है
इस अक्षर से दवाई होगी तो यहां पे मिलेगी, एंटीबायोटिक होंगे तो यहां पे मिलेंगे, ये यहां पे मिलेंगे। उसने दिमाग में कोडिंग कर रखी है, इसलिए उसकी दुकान में चीजें मिल जाती। हम जब मेमोराइज करना चाहते हैं, अगर हम उस चीज को डालते हुए अपने दिमाग में कोडिंग कर लें, वो आजीवन याद हो जाता है। तो अभी क्या होगा, अच्छा पहले से शुरू करता हूं, बेलीज 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 की राजधानी ग्वाटेमाला। अरे पहले आसानी वाला ढूंढ लो ना, 3 तो इसी पर हो गए। ये गुआ है तो निकारागुआ से जुड़ी हुई मानागुआ। अब मुझे बताइए, स्क्रीन में 7 में से 4 तो ऐसे ही निपट गए। ये तो हमने देश ही देख लिया, काम हो गया कि नहीं हो गया। अब कहां पे पहुंचे, बेलीज। बेलीज की राजधानी बी से बेलीज, बी से बेल्मोपेन। मान लीजिए उस दिन आप भूल गए, प्रीलिम्स में आप भूल गए, लेकिन वहां पर जब लिखा हुआ आएगा तो दिमाग एकदम से उसे पहचान लेगा कि नहीं, अरे बेलीज की बी से कुछ थी, बी से कुछ थी। आप बी पे अटके, वहां पर तो बी पे आ जाए। एक मध्य प्रदेश में मेरा एक छात्र चयनित हुआ कुछ 7-8 साल पहले, तो आया, सचिन सर वो विश्व भूगोल की क्लास की थी, बस वही की, और जो आपने पढ़ने को दिया वही सब पढ़ा था। पहली बात तो वो अच्छे से दिमाग में जब कर रहे थे तभी अच्छे से बैठ गया, बट फिर भी बहुत सी चीजें याद नहीं हो रही थी। बट जब परीक्षा देने गया, वो पहला अक्षर एकदम से दिमाग में आता था और वो विकल्प एकदम मैं चुन पाता। तो समझिए, केवल भूगोल के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेमोरी का तरीका है। चीजों को कोड करते टाइम भर के मत डालिए, बोरा भर के ज्ञान मत लीजिए। उस ज्ञान को दिमाग में जाने से पहले उसका वर्गीकरण कर दीजिए। दिमाग बहुत शार्प है, वो अपने आप देख लेगा। बी से बेल्मोपेन, ठीक है। होंडुरास की राजधानी टेगुसिगाल्पा। अब ये अजीब सा नाम है, ये याद करना पड़ेगा। तो टेगुसिगाल्पा मुझे एक पहली चीज जो चुनौती लगी है। कोस्टा रिका, तो ये है, हम बोलते हैं इसको सैन जोस, लेकिन यहां पे कब्जा किसका था, स्पेनिश लोगों का था। स्पेनिश लोगों का था। तो जब इसका उच्चारण होता है, उच्चारण की दृष्टि से इसे क्या कहा जाता है, सैन होसे। क्या नाम कहा जाता है, होसे। क्योंकि जो जे शब्द है स्पेनिश भाषा में, जे को ये क्या पढ़ते हैं, ह पढ़ते हैं। तो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। ईसाई धर्म के भगवान कौन माने गए, ईसा मसीह माने गए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जीसस कहते हैं कि नहीं। यहाँ पे ये जीसस नहीं कहते, इनका तो जे ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, हासूस। स्पेनिश भाषा में जीसस के लिए क्या है, हासूस। वो जे बोलते ही नहीं है। तो ये क्या हुई, राजधानी क्या है, सैन होसे। लेकिन अगर आप जोस भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो है नहीं, आपका स्पेनिश का टेस्ट हो रहा है। बट ये जो मैंने आपसे बात कर ली अभी, जो मैंने आपसे बात कर ली, अब आपका दिमाग थोड़ा सा एक कहानी से जुड़ जाता है। किससे जुड़ गया, अच्छा जोस होस होता है। अब वो भूलेंगे नहीं, भूलेंगे या नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से दिमाग को कोड करेंगे तो बेटर होगा। बेटा वो दरवाजा बंद कर दीजिए, जो भी अंदर आते हैं अगर लेट आते हैं तो दरवाजा खुला नहीं रखेंगे, ये रिक्वेस्ट। तो ये 7 देश हो गए। 7 देश में अब भारी राजधानी कौन सी, टेगुसिगाल्पा है। अगर दिमाग पे जोर डालना हो, मेरे ख्याल से टेगुसिगाल्पा है। सैन होसे भी ठीक है, बेल्मोपैन भी, बाकी तो उसी में हो जाएगा। डन। मध्य अमेरिका डन या नहीं, मध्य अमेरिका डन। अब इससे जुड़ी हुई चीज, अब ये तो हुआ प्रीलिम्स के लिए। किसके लिए किया, प्रीलिम्स के लिए। पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। होमवर्क का भी एक उद्देश्य होता है, बाकी का भी होता है। तो अगर आप होमवर्क करके आए तो बढ़िया से लाभान्वित होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं नहीं नहीं नहीं, पहले मैं क्लास अटेंड कर लेती हूँ, मैं सारे नोट्स लिख लेती हूँ, फिर मैं जाकर इसे अपने आप से जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तैयारी करूंगी, तो इसके 2 बड़े नुकसान बताता हूँ। वो समय कभी नहीं मिलेगा, और दूसरी बात, जिस तरह से मेरे साथ ही आपके दिमाग में बिठाई जा सकती है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरे 20 साल का अनुभव आपके 3 महीने के अनुभव से ज्यादा है। तो जब आप इसे खुद से डालोगे तो उतने प्रभावी रूप से डाल नहीं पाओगे। तो समझदारी है, जब क्लास में आए हैं तो उसे डाल लिया जाए कि नहीं, ठीक है। सर आज मेरा पहला क्लास है, ये भी लिख दो, मेरा पहला प्यार है। तो पहला क्लास है, क्लास 3 क्लास पहले शुरू हो गई है, जाके पीछे से देख लो। मैं ऐसा नहीं हूं कुछ करने वाला शिक्षक, जो सच है वो सच बोलूंगा। 3 क्लास पहले शुरू हुई है, क्लास के क्रम को मत तोड़ें, क्रम में ही देखें। सिनेमा में धुरंधर ज्यादा एंटरटेनिंग है, सिनेमा के नाम का क्लास में ना आए। और ये सूचना ना दें आज मेरा पहला है, आज मेरा आखिरी है, दिल जुड़ गया है, टूट गया है। ये सर आप जैसे बताओगे वैसे ही चलूंगा, ना मैं बताने वाले ना तुम चलने वाले।
ठीक है, जो क्लास में चल रहा है उसे प्लीज फॉलो करिए। डन। तो ये सभी को याद है? इस पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं जब इस विषय को छेड़ा ही है। तो ये मध्य अमेरिका है। अब सब लोग एटलस भी खोल लेंगे। अब ऐसा होगा बच्चों की कई चीजें आपकी एटलस में ऐसे मानचित्र नहीं होंगे। तो मेरा काम है ना थोड़े बड़े मानचित्र आपको दिखाना, तो मैं वो भी लेकर आऊंगा। ठीक है सभी लोग। तो हम कहां पर है? मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में देश देख ले हम। मध्य अमेरिका में पहला देश हमारा बेलीज, फिर ग्वाटेमाला, फिर हंडूरा, फिर एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। और इसके ऊपर कौन सा देश चल रहा है? मेक्सिको। ये कौन सा प्रायद्वीप? युकातन प्रायद्वीप। ये कौन सा प्रायद्वीप? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। इन दोनों ने अपने अंदर किसे बंद कर रखा है? मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी का पानी बहकर आएगा तो किस सागर में जाएगा? कैरेबियन सागर। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ये दिखाई दे रहा है, हमने ये देख लिया। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं? ये एक जोड़ है। जोड़ के लिए शब्द क्या है? इस्थमस। इस्थमस मतलब स्थल संधि। स्थल संधि। सर प्लीज गुस्सा नहीं करना सर, देशों के राजधानी के साथ उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी याद करना है कि नहीं। अब आप सोचो इसमें कितना बढ़िया काम किया इस छात्र ने। ये छात्र सीरियस नहीं है तो आप भी जानते हैं। शिक्षक पे कटाक्ष भी कर दिया कि ये तो गुस्सा करते हैं, ये तो गुस्सा करते हैं। वरना मेरा तो प्रश्न ये है, बेटा ये वाला खेल से बाज आ जाओ, बड़ी चीज कर रहे हैं। सर गुस्सा मत करना। अब आप ही लोगों ने सबने सुना कि प्रश्न पूछ रहा है उसके प्रधानमंत्री और उसके राष्ट्रपति। अगर उस देश में प्रधानमंत्री ही हो, राष्ट्रपति ना हो तो क्या करेगा? और फिर उनकी पत्नी भी तो याद कर सकते हो बेटा। तो ये सोच रहा है ऐसे दिखाकर कि मेरा तो कितना मासूम सवाल है। बेटा बेइज्जती होती है। सभी लोग ऐसे वालों को पकड़ लिया करो कि इतना जो बन रहा है। सर गुस्सा मत करना, गुस्सा में, गुस्से का तो सवाल ही नहीं। आप सोचिए हजारों बच्चे ये क्लास कर रहे हैं, उनका समय है। उनका समय अगर एक इस तरह का छात्र ले रहा है, उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। पास हो तो चप्पल ही चलनी चाहिए, है कि नहीं? तो क्लास का आनंद लीजिए और ऐसे छात्रों से बचिए। अब तो हम इनका नाम भी नहीं लेते हैं क्योंकि इन बेचारों को घर में कोई शाबाशी नहीं मिलती, कोई पूछता नहीं है। तो इनका मन है कहीं तो मेरी पूछ हो। तो देश है यमन, देश है यमन। उनमें हौती विद्रोही बहुत सारे हैं। ठीक है, उस देश को कोई पूछता नहीं। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि वहां पे तेल नहीं, संसाधन नहीं। तो हौतियों को बहुत बुरा लगता था कि भाई हमको कोई पूछता ही नहीं, पूछता नहीं है। तो उनका कौन पूछेगा और कैसे पूछेगा यार। तो यूएसए का एक एयरक्राफ्ट कैरियर पास से निकल रहा था आज से 10 साल पहले। इन्होंने कहा इस पे बम मार देते हैं, सब पूछेंगे। लिया, उस पे बम मार दिया। उसको तो ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं। यमन पे भारी बमबारी हुई, खूब बमबारी हो रही, खूब पिट रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं। खुशी क्या है? पूछ तो रहा है यार। तो अगर ऐसी स्थिति से ग्रस्त हो, इतनी बुरी हालत चल रही है, तो जीवन में कुछ और कर लो यार। ये कहाँ यूपीएससी में पड़ गए। ठीक है, तो हम यहां पर हैं। ये क्या है? मध्य अमेरिका केवल 7 देशों का समूह नहीं है, एक स्थल मध्य डमरू, इसको इस्थमस भी कहते हैं। ये दोनों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तर अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को जोड़ देता है। ये एक जैविक सेतु भी है। जैविक सेतु का मतलब क्या है? आप सोचिए कि जो जीव होते हैं, जब मुश्किल परिस्थिति आती है तो वो क्या एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो जैव विविधता है वो भी आपस में मूव करेगी कि नहीं करेगी? तो एक तरह का इसे ये ना समझें कि सिर्फ भूमि के बीच का सेतु है, ये जीवन के बीच का भी सेतु है। और ये कैसे बना है? ये बना है प्लेटों के टकराने से। किससे बना है? प्लेटों के टकराने से। जब प्लेटें टकराती हैं तो ये जो मैं मानचित्र आपके पास लाया हूं, इसमें हल्का सा हमें थोड़ा सा ऊंचाई भी दिख रही है कि नहीं? ठीक है, ऊंचाई भी दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो ये सारा का सारा क्षेत्र कैसा है? पर्वतीय। कैसा है? अधिकांश हिस्सा क्या है? पर्वतीय। ठीक है, कहीं पे तटीय पेटी दिखाई दे रही है? तटीय पेटी। सर ये कैसे पता चल रहा है? देखिए सपाट है ना, इस चित्र में सपाट है। आपके चित्र में हरा रंग दिख रहा होगा, इधर भूरा दिख रहा होगा। तो लोग कहां पर रहेंगे? ज्यादा लोग कहां पर रहेंगे?
तटीय क्षेत्रों में आपकी समझ यही कहती है कि नहीं तटीय क्षेत्रों में रहेंगे, तो तटीय क्षेत्रों में रहेंगे, पहाड़ों पर लोग कम रहेंगे। थोड़ी सी समझ विकसित कर रहे हैं, आगे इसे देखेंगे। यहां प्रशांत और अटलांटिक महासागरों की निकटता एक पहलू है, तो दोनों तरफ सागर होने से कोई अंतर पड़ता है इसकी जलवायु में? अगर सागर आपके आसपास है तो आपकी जलवायु कैसी रहेगी? ऐसी जलवायु को मृदु जलवायु कहते हैं। मृदु का मतलब समान है, बहुत ज्यादा जटिल जलवायु नहीं है, बहुत ज्यादा चरम सीमा पर नहीं है। दिल्ली में चरम सीमा वाली जलवायु, अभी गर्मी जब पड़ेगी तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी। लेकिन समुद्र का प्रभाव क्या होता है, ना तो पानी बहुत ज्यादा गर्म होने देता है ना बहुत ज्यादा ठंडा, तो मृदु दशाएं यहां पर रहती है। सभी लोग मेरे साथ, ठीक है? तो ये यहां पर सागरीय प्रभाव में हमने द्वीप भी देखे थे। सभी लोगों को द्वीप दिखाई दे रहे हैं? कौन सा द्वीप है? क्यूबा दिख रहा है? मार्कर लाएं, हाइलाइटर लाएं, जल्दी से हाईलाइट कर दीजिए। जल्दी से कर दिया? क्यूबा दिखाई दे रहा है? ओके, तो क्यूबा है, क्यूबा के बाद दूसरा द्वीप, दूसरा द्वीप क्या है? ये वाला बड़ा वाला, बड़े वाले द्वीप का नाम बताइए जल्दी से, देखकर देखकर बताना है सभी लोगों को, मेरे साथ देखकर जोर से बोलना है। हैती तो हैती या डोमिनिकन रिपब्लिक? दोनों है, तो फिर यानी उत्तर आपका गलत हो गया। आप द्वीप का नाम नहीं बता रहे हो, आप तो देश का नाम बता रहे हो, देश पर द्वीप है, तो द्वीप का नाम कैसे मिलेगा? द्वीप का नाम किस पर मिलता है? भौतिक पर। आप कौन सी देख रहे हो? राजनैतिक। जल्दी से, भौतिक है ना, उसमें एक पेज पे भौतिक होता है, एक पे राजनैतिक होता है ना, तो उसी द्वीप के नीचे नाम लिखा होगा हिस्पैनियोला, लिखा है कि नहीं? तो जो लोग भी हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक बोले, उनका उत्तर गलत क्यों हुआ? क्योंकि आप राजनीतिक मानचित्र देख रहे थे। आपने क्या बताया? देशों का नाम। मेरा प्रश्न क्या था? द्वीप का नाम। द्वीप का नाम है हिस्पैनियोला। मिल गया हिस्पैनियोला, ऊपर या नीचे कहीं पे लिखा होगा, मिल गया सब लोगों को? हाईलाइट कर दीजिए। तो हिस्पैनियोला पे कितने देश हो गए? 2 देश हो गए, हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक। उसके बाद ये वाला जमाइका, जमाइका दिखाई दे रहा है? उसेन बोल्ट आपने सुना होगा, विश्व में बहुत तेज धावक हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास है रेस का। उसेन बोल्ट कहां से आते हैं? जमाइका से आते हैं, जमाइका। उसके बाद यहां पे है पोर्तो रिको, है पोर्तो रिको? पोर्तो रिको, कोस्टा रिका नहीं। कोस्टा रिका और पोर्तो रिको में अंतर क्या है? कोस्टा रिको मध्य मध्य अमेरिका का देश है। पोर्तो रिको कहां पर है? ये कैरेबियन में है। क्या पोर्तो रिको में ब्रैकेट में यूएसए लिखा है? पोर्तो रिको। बेटा अब आप भौतिक देख रही हो, अब राजनीतिक देखना पड़ेगा। अगर यूएसए कह दिया तो देश का नाम, सर ये तो बहुत गड़बड़ है, अब अचानक मिल गया। सभी लोग समझ रहे हैं? गलती करिए। अखिलेश एटलस कौन सा है और दिल बना रहा है? बेटा दिल टूट चुका है, एकदम ब्लॉक करो। जिन लोगों को यही नहीं पता, ये आए हैं क्रिकेट का मैच खेलने के लिए, बल्ला कौन सा लाना है या हॉकी लानी है, बेटा तुम बैठो ऑडियंस में, ठीक है? सभी लोग मिल गया? तो अंतर क्या है? गलती आप क्या करोगे? कौन से मानचित्र में जाना होता है? अगर ऐसी चीज जो प्रकृति ने बनाई, द्वीप किसने बनाया? प्रकृति ने, लेकिन उस पर देश के नाम किसने दिए? हमने दिए। राजधानी किसने दी? हमने दी। बड़े शहरों का निर्माण किसने किया? हमने किया। ये सब राजनीतिक में मिलेगा, ठीक है? तो घबराना नहीं है कि मेरे में मिल नहीं रहा और इसी बहाने सुसाइड कराता हूं, नहीं, अगले पेज पे था वो, मिल गया। तो ये क्या हुए हमारे? ये हमारे द्वीप हुए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा था 7000 द्वीप हैं, ये बहुत सारे छोटे 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 द्वीप हैं, और एक ऐसी आकृति है, इस आकृति को कहते हैं चापाकार। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में आर्क जैसा, आर्क जैसी आकृति के ये द्वीप हैं। दिख रहे हैं द्वीप? अब कुछ एटलस में ऐसा हुआ है कि सर ये तो कट गया, इसके आगे का तो आ ही नहीं रहा है। तो 1-2 पेज खोलोगे तो आगे मध्य अमेरिका का भी मानचित्र होगा। जरा देखिए, अगर किसी में नहीं है तो थोड़ा सा 1-2 पेज आगे जाएंगे
धैर्य से आराम से खोजिए, जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे, पहले ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि दक्षिण अमेरिका में चले गए, अफ्रीका में चले गए, रुकना है, रुक जाओ। एक दो पेज करा तो होते होते 20 हो गए हैं, मेरे में नहीं मिल रहा। एक या दो, अमेरिका में ही रहना है, ठीक है, अमेरिका में ही रहना है। तो ये एटलस वाले भी क्या करते हैं, हर साल जो है बेचने के लिए उसको लिख देते नई एटलस, ताकि इनकी दुकान चलती रहे, बच्चों का आत्मविश्वास टूटे। तो मेरा पहला कहना यह है कि एटलस अगर 2020 के बाद की है तो चलेगी। तो ये नहीं है कि आईफोन का नया आया तो नया खरीदना, पुराना हटाना है। ये इन्होंने उपभोक्तावाद बढ़ाने के लिए वाला गलत काम किया, अनैतिक काम किया एटलस ने, कि हर साल ये उसको लिख देते नया संस्करण, होता है पुराना ही। पहली बात। दूसरी बात बताता हूं, दूसरी सच्चाई यह है कि नया संस्करण कब आना चाहिए, जब कोई नई चीज आ गई हो तभी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इन बेशर्मों ने उल्टा कर रखा है, जो पिछला है एक मैप हटा देता है, कहता है नया संस्करण। तो अभी जो ऑक्सफोर्ड है इसने बहुत काम के मैप हटा दिए, तो ये वाला जो मानचित्र इसके पास पहले होता था अब इस बेवकूफ ने हटा दिया है, और हमारे पास आता है सर ये एटलस बहुत अच्छी है, सर आपका क्या फीडबैक है। हम कहे आओ तुमको फीड भी करें और बैक में फीड करेंगे, तुमको जूता ही जूता मारेंगे। फिर वो बोलता है सर हम तो मार्केटिंग वाले हैं सर, वो एडिटोरियल टीम अलग है सर, उनको भेजेंगे एक दिन आपके पास। आज तक तो आई नहीं है, जिस दिन आई उन्हें छात्रों से भी पिटवाने वाला हूं मैं कि आप लोग बेईमानी करते हैं, पैसा भी बढ़ाते हैं, हर साल ये कहते हैं कि नई एटलस आ गई और आप मानचित्र हटा देते हैं। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्व यहां पे खत्म हो जाता है, वास्तविकता में ये भी है। ठीक है, ये सारे के सारे द्वीप हैं, और अगर आपके इसमें नहीं मिल रहे हैं तो ये विश्व मानचित्र में मिलेंगे। जिनके पास पुरानी एटलस है 2000 से 2025 में, उनमें ये मानचित्र हो भी सकता है, वरना बाकियों में आप देखेंगे ये मोस्टली 4 बड़े पर खत्म हो जाता है। इन 4 बड़े जो द्वीप हैं, कि कौन से बड़े द्वीप, पहला क्यूबा, दूसरा हिस्पैनियोला, तीसरा पोर्टोरिका और जमैका, ये 4 हैं। इन पे आपको पढ़ना है, लिखा होगा ग्रेटर एंटिलीज, लिखा है, देखिएगा जरा ऊपर नीचे कहीं पे लिखा होगा ग्रेटर एंटिलीज, लिखा है, आंसर वाली में भी लिखा है। ये क्या है, ग्रेटर मतलब बड़े बृहत एंटिलीज। एंटिलीज क्या होते हैं, द्वीप होते हैं। तो बड़े द्वीपों को क्या कहा, बड़े को कहा ग्रेटर, और इनको क्या कहा, लेसर। तो क्या मैंने आपकी बुद्धि में जो हमें मेमोराइज करना है उसको, चीज को बेहतर कर दिया, छोटा संक्षिप्त कर दिया कि नहीं। 7000 के 2 समूह हैं, 7000 के क्या हैं, 2 समूह हैं। बड़े वाले समूह उसमें 4 हैं, उनको ग्रेटर एंटिलीज कहते हैं, और छोटे वालों को लेसर एंटिलीज कहते हैं। डन, आसान कर दिया। आपके लिए तो मानचित्र है, कुछ लोगों के पास तो मानचित्र भी नहीं है जिसमें ये वाला मानचित्र पूरा दिया हो। मैं तो इन द्वीपों में घूमा हूं सब जगह पर जहाज लेकर, मुझे ही याद नहीं होते थे क्योंकि ये बहुत सारे हैं। इनमें कई तो द्वीप ऐसे हैं जो जिसमें जीवन ही नहीं है, बस द्वीप ही द्वीप है। हमें क्या समझना है, ये द्वीप क्या है, ये ज्वालामुखीय द्वीप। क्या है, ज्वालामुखियों के उद्गार से ये बने। किससे बने हैं, ज्वालामुखियों के उद्गार से बने हैं। और ये उद्गार क्यों हुआ, 2 प्लेटों का अभिसरण हुआ है। इसको क्या कहते हैं, अटलांटिक तो कोई प्लेट नहीं है, इसको हम उत्तर अमेरिका मान लेते हैं, उत्तर अमेरिका प्लेट। और इसको हम क्या मानते हैं, कैरेबियन प्लेट। ठीक है, तो सभी लोग जहां आपने ये लिखा है वहीं पर एक लिख लीजिए, जहां आप होमवर्क करके लाएं कि नहीं करके लाएं, तो उसी के साथ लिख लीजिए मध्य अमेरिका। प्रिया कह रही है खान सर की एटलस में नहीं है। बेटा मेरे पास भी छात्र हैं, उन्होंने खान सर की एटलस खोल रखी है। बेटिया आपको खोलना नहीं आता चैप्टर, तो एक काम करिए, ऐसे जो कंटेंट का पेज आता है उस पर जाना है और ढूंढना है मध्य अमेरिका। अगर आप कहें तो मैं ढूंढ के बता दूं, यहां पे लिखा है अफ्रीका, दक्षिण उत्तर अमेरिका और मध्य अमेरिका, ये खान सर वाली एटलस है, सभी लोग देख पा रहे हैं। और उसके बाद उत्तर एवं मध्य अमेरिका, पेज नंबर 63 इस पर दिया हुआ है। अब कोई ये सवाल पूछे खान सर वाली एटलस में नहीं, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, ब्लॉक कर देना, क्योंकि ये ढूंढने की जगह किस पे लगे हुए हैं, सवाल। और आप सोचिए एक टीचर कैमरा से जाकर आपकी एटलस कैसे खुलवाएगा। तो प्रिया कुमारी जी बेटा आप सीरियस नहीं है, ये जितने भी ऐसे वाले आ रहे हैं ना, कौन पेज पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और 2 वो सब आ रहे हैं,
तो उनको हटा दीजिएगा। सभी लोग ध्यान किस पे देना है, जो क्लास में चल रहा है वो, वरना बेकार में बदमाशी लिखिएगा, गुस्सा मत होइएगा। अरे काम करो, खेला मत करो। अब तुम्हारी पोल खुल चुकी है, वो गुस्से वाले के पीछे नहीं छुपना है कि मास्टर जी गुस्सा थे, आप खेला कर रहे थे, मास्टर जी ने वो लिया नहीं, वो अच्छी बात नहीं। हाँ जी, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका एक, लिखिए ना, ऐसे देख रहे हो, मध्य अमेरिका एक स्थल संधि के रूप में, बड़ा नेगोशिएट करना पड़ता है लिखवाने के लिए, पूरा मुहूर्त निकलेगा, नारियल फोड़ेगा, और फिर ये भी सवाल, तो ये भी लिखना कहां पर है, नए पेज पे लिखूं, पुराने पे लिखूं, क्योंकि नोट्स वो पिछले वाले तो बहुत अच्छे से बनवाते थे। जहां आपने होमवर्क किया सर वो तो मैं कर नहीं पाया, वो मैंने दिल में किया था। जिसने दिल में किया वो पहला पेज डाल दो भाई, उस पर लिख दो मध्य अमेरिका, आप कुछ कर तो सकते नहीं। मध्य अमेरिका, जहां ये चित्र बना है वहां भी हो सकता है। मध्य अमेरिका उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका को जोड़ता हुआ, मध्य अमेरिका उत्तर एवं दक्षिण को जोड़ता हुआ उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका को जोड़ता हुआ एक स्थल संधि, स्थल संधि, अंग्रेजी में इसे इस्थमस, अंग्रेजी में ही लिखिएगा, स्थल संधि या इस्थमस है, स्थल संधि या इस्थमस है। ठीक है, इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में कोकोस, इसके पश्चिम में कोकोस प्लेट, और इसके पूर्व में कैरेबियन प्लेट है। तो ये दो प्लेटों के बीच में है कौन सी प्लेट, एक कोकोस प्लेट और एक कैरेबियन प्लेट। जो लोग आज पहली बार आए हैं, प्लेट क्या होती है, स्थल, स्थल मंडल का एक टुकड़ा होता है, तो स्थल मंडल का एक टुकड़ा है। ठीक है, आगे लिखेंगे कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट के, कैरेबियन प्लेट के उत्तर अमेरिकी प्लेट, कैरेबियन प्लेट के उत्तर अमेरिकी प्लेट के साथ अभिसरण होने पर, उत्तर अमेरिकी प्लेट के साथ अभिसरण होने पर एक चापाकार, एक चापाकार ज्वालामुखीय द्वीपीय या द्वीप समूह, द्वीप समूह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्चिपिलैगो, क्या कहते हैं, आर्चिपिलैगो। तो चापाकार उसकी आकृति है, किससे बने हैं, ज्वालामुखी से क्या बन गए हैं, द्वीपों का समूह, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्चिपिलैगो। तो एक चापाकार ज्वालामुखीय द्वीप समूह का जन्म हुआ, जिसे कैरेबियन द्वीप समूह कहा जाता है, कैरेबियन द्वीप समूह कहा जाता है। इसे दो वर्गों में, जिसे कैरेबियन द्वीप समूह कहा जाता है, जिसे दो वर्गों में बांटा जा सकता है, बृहत एंटीलेस, जिसको हम ग्रेटर भी कह देते हैं, और दूसरा क्या है, लघु एंटीले, जिन्हें हम लेसर भी कह रहे हैं। ये सब पहले समझा चुका हूं, उसके बाद लिखवा रहा हूं, ताकि आपको अगर याद भी करना हो तो आपके पास ये डन।
अब स्वाभाविक है, ये आपके नोट्स हैं, घर जाके रिवाइज करना है, नोट्स की समरी करनी है, तो समझदार छात्र क्या करेगा, जो 4 बृहद एंटीले हैं वो जो साइड में मार्जिन छोड़ते हो, घर जाओगे तो उन चारों का नाम लिख लेना। चारों में नाम क्या है, क्यूबा, हिस्पैनियोला, पोर्टोरिको और जमैका। अगर उनकी राजधानी भी हो जाए तो कोई दिक्कत। इनमें कौन सा करंट अफेयर्स में न्यूज में है, क्यूबा न्यूज में, तो क्यूबा का न्यूज डाल दीजिए। क्यूबा ऐसे जब साइड में मार्जिन में होगा लिखिएगा मार्च 2026 क्यूबा नाके बंदी, बस इतना लिख दे। क्यूबा पे एम्बार्गो लगा हुआ है, क्यूबा को बांध के रख दिया यूएस ने, कब, मार्च 2026। इसमें और डिटेल नहीं देना है, बट आपको याद आ जाएगा, अच्छा करंट में था, आप ढूंढ रहे हो क्या चीज, जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, करंट में क्या था, तो क्यूबा में ट्रेड एम्बार्गो यहां पर लगा हुआ है कि इससे व्यापार नहीं होगा, इसके सारे रास्ते उसने बंद कर रखे हैं, नाकेबंदी चल रही है, क्या है क्यों है, चलेगा। डन, ठीक है सभी लोग, ये लिख लिया आपने। ये हमारा क्षेत्र भी हो गया, कौन सा क्षेत्र हमने किया, मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका, अब मध्य अमेरिका में हमने लेसर और ग्रेटर कर लिया। इसी में जब यूं चले आ रहे हैं, यूं चले आ रहे हैं, तो जो इसका आखिरी आता है इसका नाम है त्रिनिदाद टोबैगो, है त्रिनिदाद टोबैगो। आखिरी जो द्वीप आता है उसका नाम है त्रिनिदाद टोबैगो। आखिरी जो द्वीप आ रहा है उसका नाम है त्रिनिदाद टोबैगो, ठीक है। अब जिनके पास वो मानचित्र नहीं है वो दुखी हैं कि भाई त्रिनिदाद टोबैगो हमको नहीं दिख रहा है, तो हमने आपको एक और होमवर्क दिया था, क्या दिया था, दक्षिण अमेरिका। जरा दक्षिण अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र खोलेंगे, जो लोग होमवर्क करके आए अच्छी बात है। अब दक्षिण अमेरिका में त्रिनिदाद टोबैगो ढूंढना हो तो उसके उत्तर में ढूंढेंगे या नीचे दक्षिण में, उसके उत्तर में, क्योंकि वहां से शुरू हुआ तो उसके उत्तर में देख, पहले तो देश ढूंढना है। वेनेजुएला क्या न्यूज में है, दक्षिण अमेरिका देश ढूंढेंगे पहले, मिला नहीं मिला दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कोई बात नहीं, दक्षिण अमेरिका खोल लीजिए। सब लोग अब दक्षिण अमेरिका में आ जाइए, चैन से आ गए। क्या है पेज नंबर बोलो जरा, सबको मिल गया दक्षिण अमेरिका, कुछ लोग ऐसे अभागे हैं मुझे तो दक्षिण अमेरिका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है दक्षिण अमेरिका आ गए। अब थोड़ी देर इसी पे रहेंगे, कहीं डर के भागने की जरूरत नहीं। विश्व मानचित्र क्या है वो तो फोल्ड कर रखा है। दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक में हूं, राजनीतिक में हूं, राजनीतिक में। क्या इसके उत्तर में वेनेजुएला नाम का देश है, वेनेजुएला नाम का जो देश है क्या ये न्यूज में है, इसी के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप उठाकर ले गए, ये तेल समृद्ध देश है, ठीक है, इसके पास तेल है। वेनेजुएला के ही तट पर लिखा होगा एक छोटा सा द्वीप त्रिनिदाद टोबैगो है, यहां से आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ हिस्सा मिल रहा है वेनेजुएला के ऊपर त्रिनिदाद टोबैगो, किसका, कहां से आ रहा है ये आ रहा है इसी कैरेबियन का द्वीप है त्रिनिदाद टोबैगो, मिल गया त्रिनिदाद टोबैगो। राजनीतिक में नहीं होगा तो भौतिक में देख लेना, इसी में दक्षिण अमेरिका का पहले वेनेजुएला क्षेत्र और वहां पर ढूंढना है, मिला नहीं मिला। और क्या इसके वेनेजुएला के ऊपर कोई सागर भी है, उत्तर में कौन सा सागर है, कैरेबियन सागर, ये कौन सा सागर है, कैरेबियन सागर। जिन लोगों को नहीं मिल रहा, मैंने भी तो अपना एक मानचित्र खोल रखा है ना अनुमान लगाने के लिए कि यहाँ पे वेनेजुएला लिखा है, वेनेजुएला के उत्तर में यहां पर ये चाप खत्म। सभी लोग क्लियर। दूसरा होमवर्क क्या दिया था, सभी लोग दूसरा होमवर्क क्या दिया था, दक्षिण अमेरिका के देश दिए थे, दक्षिण अमेरिका के देश। तो सभी लोग स्क्रीन पर आएंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है। जब हम बात करते हैं मनुष्य की उत्पत्ति की, तो मनुष्य जो है अफ्रीका से शुरू हुई, मनुष्य की यात्रा कहां से शुरू होती है, अफ्रीका से शुरू हुई। अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में रहता था और वहां से धीरे धीरे पलायन करके ये बाकी विश्व में फैला। पहले मनुष्य क्या करता था, आखेट शिकारी था या संग्रह करता था, जहां खाना मिल जाता था वहां जाता था। आप बताइए कि आसमान में उड़ते पंछी भी ये काम करते कि नहीं करते, अपना खाना ढूंढ रहे होते हैं, जानवर भी ये काम करते हैं, मनुष्य भी उससे ज्यादा नहीं था, केवल अपना खाना ढूंढता था, बहुत बलशाली नहीं था तो शिकार करता। तो किसका शिकार करेगा, हाथी का या खरगोश का, खरगोश का, औकात में रहता था। ऐसा नहीं सीधा यूपीएससी देने चले अभी दूसरी क्लास में ही है,
कि सर यूपीएससी आईएएस बनना है, पहले थोड़ा इंसान तो बन जाए, उसके बाद कर ले। तो छोटे छोटे शिकार करता था, सब कुछ करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया 10,000 साल पहले कि उसे समझ में आया कि अगर कोई बीज को मिट्टी में डाला जाए तो उससे फसल निकल आती है। और ये जो जीव है, मैं बहुत शक्तिशाली नहीं हूं, अगर मैं जीवों पर किसी तरह कंट्रोल कर लूं तो उनके पालने के कारण मुझे जीव से खाना भी मिल सकता है, और जीव से सुरक्षा भी मिल सकती है, और जीव से गति भी मिल सकती है। मैं तेज नहीं दौड़ सकता, बट अगर मैं घोड़े के ऊपर हूं तो घोड़ा मुझे दूर तक ले जाएगा। मेरे पास खाना नहीं है लेकिन मेरे पास गाय है, तो गाय का दूध मेरा खाना बन सकती है। मुझ पे अटैक ना हो, अगर मेरे पास कुत्तों की फौज है, तो अगर मेरी रक्षा कुत्ता करता है तो वो मुझे बचा लेगा। ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि किसी और जानवर के दिमाग में ये नहीं आया। मनुष्य भी जानवर है, घोड़ा भी जानवर है। सोचो, मनुष्य और घोड़ा दोनों नग्न अवस्था में चले जा रहे हैं। अचानक मनुष्य को ख्याल आया कि मैं इस घोड़े पे चढ़ जाता हूँ। घोड़ा माना तो नहीं होगा, घोड़े ने गिराया भी होगा, फिर भी मनुष्य ने कोशिश की और चढ़ गया। उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उसे घोड़े की गति आ गई, घोड़े का पशुपालन हो गया। सोचो, ये आइडिया अगर मनुष्य से पहले घोड़े को आ गया होता तो इस क्लास में मैं बोल रहा होता या हिनहिना रहा होता? तो यहां पे मनुष्य बाकी प्रजातियों से भिन्न हो गया। ठीक है, जब वो भिन्न हो गया तो आज से 10,000 साल पहले उसने कहा, भी आखेट में नहीं करूंगा, मुझे जरूरत नहीं, मुझे ये जो मैं संग्रहण करता था, इधर उधर से इकट्ठा करता था, मुझे जरूरत नहीं, अब मैं खुद ही इसको लगा सकता हूं। तो अब वो क्या हो गया? स्थायी जीवन शुरू हो गया। इसे कहते हैं सभ्यताओं का प्रारंभ। तो सभ्यता कहाँ प्रारंभ हुई? जहां पे ऐसी अवस्थाएं थी जहां पर कि वो अपना खाना अपने आप अर्जित कर सके। सभ्यता बनी यहां पर चीन में, इसे कहते हैं पीली नदी सभ्यता। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता। ईरान इराक का जो क्षेत्र है, इराक का क्षेत्र है, मेसोपोटामिया सभ्यता। नील नदी सभ्यता। यहां पे अभी हमने बात की मीसो अमेरिकन सभ्यता। तो ये जो हमने अभी बात की, मध्य अमेरिका, जिसे आप सोच रहे हैं कि साथ केवल 7 देश हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और जब मैं दक्षिण अमेरिका में जाता हूं तो एंडीज में भी एक सभ्यता बनी जिसको हम एंडीज सभ्यता कहते हैं। तो इस क्षेत्र का महत्व समझिए। ये महत्व इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि जब हम मानव भूगोल में आते हैं तो यहाँ के लोग कैसे हैं वो भी हमें समझने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ये हमारे 4 बड़े टुकड़े, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो 4 बड़े टुकड़े समझ में आ गया। ये इसका नाम क्या है? क्यूबा, हिस्पैनियोला, पोर्टोरिको, जमाइका। नीचे कैरेबियन सागर, उधर मेक्सिको की खाड़ी। ये छुटकू हैं। छुटकू में कौन से? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, एंगुइला, सेंट किट्स, एंटीगा, ग्वाडेलोप, डोमिनिक। ये क्या है? ये एक्चुअली ज्वालामुखी के शीर्ष हैं जो पानी के ऊपर निकल आए। यहाँ सब ज्वालामुखी फटे तो उनके शीर्ष हैं। और अंत में कौन सा आता है? सबसे नीचे कौन सा है? त्रिनिदाद टबेगो। ये चापाकृति मैंने उसको तोड़ के 2 टुकड़ों में आपके सामने कर दिया। अभी हमने क्या बात की? स्थल संधि की। जल्दी से लिखेंगे स्थल संधि। जो आपने लिखा है स्थल संधि की बात हो रही है, तो स्थल संधि की परिभाषा लिख लें। घासिया परवीन कह रही ऑक्सफोर्ड में कौन सा पेज है, कोई बताएगा? इनको बताया जाए। मेरी टीम भी थक गई है ऐसे ऐसे लोगों के चैट को मुक्ति देते हुए। तो मैं बता दूं, ये औपचारिक परिभाषा है। भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है या 2 स्थल निकायों को अलग करती है। ये बहुत नीचे है, जो लोग नहीं लिख पा रहे उनके लिए मैं बता देता हूं। क्या बात कर रहे हैं हम? स्थल संधि। क्या बात कर रहे हैं? स्थल संधि। भूमि की एक संकरी पट्टी जो जो ए 2 जलाशयों
को विभाजित करती है, या बी दो स्थलीय निकायों को जोड़ती है। ये भूमि का खंड ए, ये भूमि का खंड बी, इनके बीच में इनको जोड़ने वाला जो सेतु है वो क्या कहलाता है? स्थल संधि, या इसे अंग्रेजी में इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस। परिभाषा ये कहती है ये ए और बी को, ए या बी को जोड़ता है, या फिर सी और डी को विभाजित करता है। सी और डी क्या है? जलाशय। सी और डी जलाशय है, ए और बी स्थलीय निकाय। डन। इसी तरह से दूसरा, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब जल संधि। इसमें भी सेम परिभाषा रहेगी, बस यहां पर क्या आ जाएगा? जल की एक संकरी पट्टी जो ए दो जलाशयों को जोड़ती है, या बी दो स्थलीय निकायों को विभाजित करती है। प्रवीण मौर्य पूछ रहे हैं कि सर संकरी क्या होता है? ये छात्र पास करेगा? संकरा का शब्द अगर आप मतलब नहीं जानते हो, सर मैं बिगिनर हूं सर, आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? गूगल से। कहीं बेकार में आत्महत्या कर ले कि अरे मैं किससे पूछूंगा। तो संकरा मतलब नैरो होता है। प्रवीण मौर्य, सबने आपका नाम सुना, आप मशहूर हुए। ठीक है, क्लास के बाद भी पढ़ने का मौका मिलेगा यहीं पर जो है ना। आओ बच्चों, संकरे का भी शब्दार्थ खेलें। कम से कम 7 साल लगेंगे नोट्स लिखने में। 7 साल तक जब आप बूढ़े हो जाओगे, हो सकता है आप उसके बाद निर्णय लो कि मुझे यूपीएससी देना ही नहीं। तो संकरा यहां पर क्या हो गया? नैरो। अंग्रेजी लिखूंगा, अगर नैरो लिख देता है, बोलता नैरो का क्या मतलब होता है सर वो बताओ। तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बीच में है गूगल। ठीक है, संकरा इसके हिंदी के पर्यायवाची। डन सभी लोग। तो ये हुई स्थल संधि। जल संधि का डायग्राम बनाना तो क्या करूं? ये एक स्थल ले लिया, ये एक और स्थल ले लिया, और दोनों के बीच में क्या आ गया? जल आ गया। समझ में? तो अगर मैं कहता हूं कि स्थल संधि x होती है, तो भैया x यहां पर है, और जल संधि को अगर मैं कहूं y होता है, तो y यहां पर है। डन। अब ये भी हो सकता है कि अभी हमें परिभाषा समझ ना आई हो, बहुत से लोग हैं इन्हें सिर्फ लेख लिखना होता है, तो मैं वापस आना चाहता हूं। इतनी देर से जो पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? एक स्थल संधि। क्या है? स्थल संधि है। इसे इस्थमस कहते हैं। इसमें कितने देश हैं? 7 देश। इसमें कितने देश हैं? 7 देश हैं। तो सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा है 2022 में। स्ट्रेट जल संधि, स्थल संधि का महत्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बताएं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बताएं। ठीक है, ये सुनील कुमार को हटाइए, तब से एक ही क्वेश्चन कर रहा है। बेटा पढ़ाई कर लो,
सबका उत्तर मिल जाएगा जब उस पर पहुंचेंगे। कुछ लोग एक ही क्वेश्चन पे पहले समय से आए, उसी को पेरे जा रहा है, जो बताना चाह रहे हैं वो तो ले लो, ठीक है। तो इसका उत्तर कैसे मिलेगा, इसका उत्तर मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कौन सा महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। डन। ये कौन सा महासागर, अटलांटिक। और ये कौन सा, प्रशांत। तो जिन लोगों को संकरा शब्द नहीं समझ में आया, तो संकरे के लिए क्या करना है, ऐसे। संकरा है, क्या कर रहा है, दो स्थलीय निकायों को जोड़ रहा है या दो इनको विभाजित कर रहा है। ये तो परिभाषा होगी। इसको क्या कहते हैं, इस्थमस। यहां पर है बच्चों एशिया, क्या है, एशिया। एशिया का रूस क्षेत्र है। और यहां पर क्या है, ग्रीनलैंड। अब इन दोनों के बीच में एक संकरा जलीय क्षेत्र है। तो सभी लोगों को स्थल संधि और जल संधि दिखाई दे रही इस चित्र में या नहीं। संकरा शब्द का मतलब पता चल गया, ठीक है। वो जो खेला चल रहा है सर, संकरा क्या होता है, संकरा क्या होता है। संकरा मतलब तुलनात्मक रूप में देखेंगे महासागर बड़े हैं, और ये क्या है, तुलनात्मक रूप में बहुत छोटे हैं, संकरे हैं। ये महाद्वीप बड़े हैं, ये संकरा होता है। यहां पर शहर है न्यूयॉर्क। कौन सा शहर, यूएसए का शहर है न्यूयॉर्क। ये है कनाडा, ये कनाडा है, ये यूएसए। यहां पे यूएसए का शहर है सैन फ्रांसिस्को। यहां पे बच्चों है अंटार्कटिका। क्या है, अंटार्कटिका। और उत्तर में क्या है, आर्कटिक। कोई कठिन तो नहीं है, समझाने के लिए हर चीज लिखने की कोई जरूरी नहीं, ठीक है। सर पनामा स्थल संधि कैसे हो सकती है, क्योंकि वो जल संधि से अलग किया गया है। अब कुछ भी लिख रहा है, अज्ञान है, क्यों लिख रहा है पता नहीं। अमित वर्मा आपका नाम है, मशहूर हो रहे हो जाइए, आपका प्रश्न भी गलत। डन। तो अब मैं इस पे आ जाऊं। सभी लोग, प्रकृति ने बनाई है सब, इसको ये डाउट है स्थल संधि कैसे है। सभी को स्थल संधि दिखाई दे रही, सभी को स्थल संधि दिखाई दे रही। तो पहला तो स्थल संधि, जिनको ये डाउट है उनके लिए उदाहरण है, बट फिर भी अमित वर्मा जो है लिमिटेड ज्ञान में वो करेंगे। एक छात्र कल क्लास के बाहर मिला, सर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की किताब है सर, कैसी रहेगी। यही मुखर्जी नगर में कोई छात्र फेल हुआ होगा, उसने अपना प्रकाशन शुरू कर लिया और उसने 1.5 क्विंटल जो 50 कोचिंग से नोट्स लिए थे उनकी एक किताब बना के छाप दी। मुझसे कह रहा सर ये कैसी रहेगी। अब ले लियो तो पढ़ लो भाई, कोई रोक थोड़ी रहा है। बाकी जो क्लास में वो तो है, अंत तो है ही नहीं। आप कितने सारे पब्लिकेशन सुनते हैं, ऑक्सफोर्ड थोड़ी छाप रहा होता है, कौन छाप रहा होता है, सोनू पब्लिकेशन, मोनू पब्लिकेशन, पप्पू पब्लिकेशन, सबके चले जा रहे हैं, ठीक है। अमित वर्मा बेटा अभी काफी बेइज्जती होगी, चिंता मत करो, काफी बेइज्जती हो गई। बोला यहाँ तो नहर है, नहर है, नहर है, नहर है। इसे पता नहीं है फिर भी ये कर रहा है। तो इसका ये है कि ये स्थल संधि कैसे हो सकती है, यहां पर तो योजन संधि है, पता नहीं क्या है। तो मैं अपना उत्तर दे दूं अमित वर्मा, आप भी थोड़े शर्मिंदा होंगे, ये जो आप जबरदस्ती ज्ञान दिखा रहे, अभी आपको सिंपल चीज को कठिन नहीं करें। तो अब समस्या ये है कि मेरे पास सामान है न्यूयॉर्क में और मुझे भेजना है किसमें, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। इसके लिए मुझे सड़क से रेल द्वारा वो सामान भेजना पड़ेगा। अब रेल द्वारा सामान भेजने का पैसा लगेगा, रेल की पटरी भी बिछानी पड़ेगी, रेल के इंजन और डब्बे भी बनाने पड़ेंगे, और पैसा भी लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे ऐसी चीज को भेजना है, लोहा और कोयला, तो इसके लिए सस्ता साधन है नौवहन। क्या है, महासागरों का नौवहन। तो अब दिक्कत यह है कि अगर मुझे यहां से सामान भेजना होगा तो मुझे अटलांटिक को पार करके कहां आना पड़ेगा, दक्षिणी महासागर। ये खतरनाक सागर है, पानी बहुत ठंडा हो चुका है, तेज हवाएं हैं, आंधी है, तूफान है।
इस यात्रा से मैं लेकर आऊंगा और फिर ऐसे जाऊंगा, बहुत सारा समय लगने वाला है। 35 दिन की यात्रा है। कितने दिन की यात्रा है? 35 दिन की खतरनाक यात्रा है। 35 दिन की खतरनाक यात्रा है, मुश्किल। इस वाली यात्रा में तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि शीत ऋतु में यहां पर क्या हो जाती है? बर्फ है, ये भी पार नहीं होता है कि नहीं? तो क्या किया जाए? रेल पर ही निर्भर रहा जाए। क्या किया जाए? रेल पर ही निर्भर रहा जाए। लेकिन विश्व में बहुत से लोगों का यह मानना था, जिन्होंने भूगोल पढ़ा, कि यार ये जो आपकी स्थल संधि, जो अमित वर्मा नहीं मान रहे, वो सब सारे भूगोल, सारे दुनिया के विद्वान मानते हैं स्थल संधि है। उन्होंने कहा यार, इस स्थल संधि से अगर कोई जहाजों को रास्ता मिल जाए, अगर जहाजों को रास्ता मिल जाए, तो हमने अगर एक शॉर्टकट बना लिया, अगर शॉर्टकट बना लिया, तो ये यात्रा केवल 13 दिन में हो सकती है। कितने हो सकती है? 13 दिन में। लेकिन शॉर्टकट बनाने का मतलब एक मानव निर्मित नहर बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? मानव निर्मित नहर बनानी पड़ेगी। विचार आया किसको? फ्रांस को। उस समय युद्ध चलते थे, स्पेन का कब्जा था, पुर्तगाल का सब कब्जा था। तो यहां पे क्या किया? फ्रांस ने अपनी सेना को भेजा और यहां पर कुछ बनाने की कोशिश की। बनाया, फेल हो गए। ठीक है। ये देश हुआ करता था, ये देश हुआ करता था कोलंबिया। क्या नाम था इस देश का? कोलंबिया। उन्होंने कोशिश की, वो फेल हो गए। फेल होने का कारण क्या था? ये विषुवत रेखा के बहुत पास है, या बहुत ज्यादा गर्म और आर्द्र दशाएं हैं। जब मजदूरों ने काम करना शुरू किया तो उनसे वो दशाएं वो झेल ही नहीं पाए, और इसमें पैसा भी बहुत लग रहा था, उनसे संभव ही नहीं था, तो उन्होंने काम छोड़ दिया। ठीक है। अब इसका लाभ फ्रांस तो क्या उठाएगा? यूएस को लाभ होगा या नहीं होगा? तो यूएस ने कहा अच्छा, लाभ तो हमें हो सकता है, क्यों नहीं हम ये पैसा लगाते हैं। यूएस ने पहले तो देखा कि यहां पर सारे क्या हैं? पहाड़ दिखाए थे अभी आपको। ऐसा क्षेत्र ढूंढो जहां पहाड़ ना हो, जहां पर नहर काटनी आसान हो, लेकिन पहाड़ सब जगह थे। तो सबसे कम पहाड़ी क्षेत्र ढूंढा गया। उसके बाद सबसे संकरा क्षेत्र जो मिला, वो मिला यहां पर, इस पेटी में। किस पेटी में? यहां पर। यह देश हुआ करता था कोलंबिया। तो कोलंबिया को प्रस्ताव भेजा कि हम आपके यहां एक नहर बनाना चाहते हैं, जिससे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने के लिए एक पतली सी रेखा हमें मिल जाएगी। वहां से ऐसा नहीं है कि आसानी से कोई चीज जा सकती है, बहुत मुश्किल से जाएगी, लेकिन हम वो नहर बनाना चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएस तो यूएस है। यूएस किसी के मामले में दखल दे तो क्या वो देश तैयार होता है? अगर यूएस के दोस्त हैं, पूंजीवाद देश है, वो तो मान जाएगा। लेकिन कोलंबिया में साम्यवाद, कम्युनिज्म का जोर था, वो यूएस को अपना मित्र नहीं मानते थे। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, हमें तुमसे नहीं बनवानी, हम खुद बना लेंगे। तो यूएस ने वो किया जो यूएस सबसे बढ़िया करता है। उस देश में घुसकर फूट डलवाई। उस देश में घुसा, कोलंबिया में फूट डलवाई, और यहां के लोगों को कहा हम कोलंबिया पे धावा बोल रहे हैं, आप अपने को आजाद घोषित कर लो, जो ईरान को कहा था। और इसी वजह से यूएस को ऐसे वाले आइडियाज आते हैं। लेकिन वो लैटिन अमेरिका था, ये एशिया है। एशिया अलग मिट्टी का बना है, लैटिन अमेरिका। तो यहां पर जब उन्होंने धावा किया, तो पनामा के लोगों ने कहा हाँ, हमें भी कोलंबिया के साथ नहीं रहना। यूएस ने कहा हाँ, आज से पनामा आजाद है, कोई अंदर घुस के दिखाओ, हमारी सेना खड़ी है। तो कोलंबिया का क्या करवा दिया यूएस ने? विभाजन करवा दिया, एक नया देश बनवाया, पनामा। ये अमित वर्मा को पता नहीं है, बड़ी बड़ी बात जो कर रहा है। ठीक है। अब क्या हो गया? पनामा। अब यूएस ने कहा अब हम नहर बनाएंगे। अब जब ये नहर बनेगी, तो मुझे एक बात बताइए, कोई देश क्यों नहर बनवाना चाहेगा? क्योंकि जब उस नहर से निकलेंगे आप, तो उसका टैक्स देना पड़ेगा, चुंगी देनी पड़ेगी, जो कि आज ईरान कह रहा है कि होर्मुज की जल संधि से निकलोगे तो मुझे टैक्स दोगे। तो यहां पर क्या रखा गया? टैक्स रखा गया कि अगर यहां से आएगा तो टैक्स देंगे। यूएस ने क्या कहा? हम ये नहर बनाते हैं, पैसा हम लगाएंगे, और टैक्स का जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पैसे भी निकल आएंगे। और आपके देश का क्या होगा? हमने, हमारे पहले तो पैर धो धो के पीने चाहिए आपको कि हमने आपको एक देश बनाया। दूसरी चीज ये है कि हम आपको रोजगार भी दे देंगे। तो यहां पर नहर बनाई गई।
ये नहर आसान नहर नहीं है, बहुत संकरी सी नहर बनाई गई, इसको पनामा नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? पनामा नहर कहते हैं। ये न्यूयॉर्क से इस रास्ते से जाने की जगह इस रास्ते से अब आप निकल सकते हैं। ये नहर है जिसमें से ये जहाज चला जा रहा है। ये इस्थमस दिखाई दे रहा है, इस इस्थमस में ये 50 किलोमीटर की नहर काटी गई। अब नहर आप सबने देखी है, नहर क्या होती है भाई? नहर है एक खुदाई करके नाली बना दो, उसमें पानी जाएगा। ये ऐसी नहर नहीं है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण नहर है, क्योंकि इसमें बीच में पर्वत आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, फिर उसमें सिस्टम है, जहाजों को पानी के साथ ऊपर उठाया जाता है, फिर और ऊपर उठाया जाता है, फिर पहाड़ पार करेगा, फिर जहाज नीचे भी उतरेगा। विशेष नहर है। यहाँ पर जब मेरा जाना हुआ तो ये दो ही जहाज निकल सकते हैं, किधर जाएगा, एक इधर जाएगा। हम लोग लाइन में वेट करेंगे और उसमें जाकर सिस्टम में लॉक गेट सिस्टम होता है, जहाज जाके खड़ा होगा, उसमें पानी भरा जाएगा, जहाज ऊपर आएगा, फिर अगले में जाएगा, इस तरह से होता है। तो ये जो कह रहे हैं सर इसको स्थल संधि कैसे कह सकते हैं, यहाँ तो नहर है, तुमने तो कहानी ही सुनी है। अब एक बात बताओ, क्या इसने स्थल संधि को खंडित कर दिया? क्या स्थल संधि तो अपने आप में है कि नहीं? हमने उसमें एक छोटी सी नाली बना ली है, नाली भी इतनी छोटी बनाई है कि एक ही आकार के जहाज घुस सकते हैं। उन जहाजों का भी नाम होता है पैनामैक्स। जो पनामा में सबसे बड़ा जहाज घुस सकता है उसे पैनामैक्स कहते हैं। तो ये जहाज घुसेगा और इसको पार करवाया जाएगा, इसे क्या कहते हैं? पनामा नहर। ठीक है, तो कैसे होगा? ये जहाज है कहां पे? अटलांटिक महासागर, इसको पहाड़ पे चढ़ना है, तो कैसे करेगा? ये जहाज तैर के आएगा, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, इसके पीछे दरवाजा बंद कर देंगे। अब इसके अंदर इस क्षेत्र को जिसको बंद किया, इसमें पानी भरना शुरू करेंगे। जब पानी भरेगा तो जहाज अपने आप उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? अब उसके आगे एक और है, अब वो उसमें घुस जाएगा, फिर उसे भी बंद कर देंगे, फिर पानी भरेंगे, फिर जहाज उठ गया, आगे इसमें चला जाएगा। तो इस तरह से सीढ़ी नुमा तरीके से ऊपर जाएगा और सीढ़ी नुमा तरीके से नीचे आएगा। इसके लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है, पानी भरना और निकालना। पानी कहां से आएगा? पर्वतों पे पानी कहां से आएगा? तो दो झील हैं यहां पर, ये दिखाई दे रही है, काला काला रंग जो है, दो झील हैं। ये पिछले वर्ष न्यूज में था, जलवायु परिवर्तन की वजह से ये झीलें सूख रही हैं। क्या हो रही हैं? झीलें सूख रही हैं। तो अब जहाज को उठाने के लिए क्या चाहिए? पानी भरना है, पानी नहीं है, क्या करें? तो पिछले वर्ष जो इस बार हॉर्मुज में हो रहा है, पनामा की जल संधि में पानी की कमी की वजह से जहाजों की आवाजाही क्या हो गई? सीमित हो गई। तो ये सारी चीजें ये हैं। तो यहां पर जो किसी ने कहा कि सर इसको हम स्थल संधि कैसे कह सकते हैं, इसमें तो नहर है, नहर की पूरी कहानी सब पता चल गई। तो ये कौन सी नहर है? पनामा नहर। प्रश्न क्या पूछा गया है? इस्थमस का महत्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। मुझे बताइए, समय बचेगा कि नहीं बचेगा? समय बचेगा अगर ये रास्ता मुझे मिला विश्व व्यापार के लिए। कम समय, कम ईंधन, कम लागत। लागत कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो तेजी से चीजें चलेंगी, कम लागत के साथ चीजें चलेंगी, और महासागरों का रास्ता सबसे सस्ता रास्ता होता है बहुत ज्यादा चीजों को ले जाना। समुद्री रास्ते से चीजें सस्ती पड़ती हैं, इसलिए यहां से ये लेकर आए। क्या मैं कह सकता हूं सुरक्षा भी देता है? यहां पर मौसम खराब है, वहां पे बर्फ जमी हुई है, दोनों से सुरक्षा देता है कि नहीं देता? सिर्फ भूगोल की एक प्राथमिक क्लास से, प्रारंभिक क्लास से अगर हमसे पूछता है इस्थमस का महत्व क्या है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस्थमस में देश किसने बनवाया? यूएसए ने। नहर किसने बनवाई? यूएसए। नहर पे कब्जा किसका? यूएसए का। नहर से आय कौन कमा रहा है? यूएसए। पनामा के देश के लोगों को गुस्सा आया, उनका ये क्या नाटक है भाई, ये क्या नाटक है? ये आजाद कराया तो आजाद के लिए हम ही लोग तो लड़े, आपने कहा कि लड़ो तो हम लड़ गए। बट एक बात बताओ, हमारे पास आय का स्रोत क्या है? देश के पास आय का स्रोत क्या है? हम तो गुलाम हो गए यूएसए के। तो वहां पे विद्रोह हुआ। पनामा में क्या हुआ? विद्रोह हुआ, और पनामा की जो सरकार है उसने कहा यूएस को कि आप ये नहर हमें वापस करिए और आप यहां से निकलिए। जो आज ईरान कह रहा है कि यूएस खाली कर, यूएस ने पनामा छोड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पनामा की देश की आधी जनता इसी नहर पे नौकरी करती है, आधी जनता को व्यवसाय देती है। नौकरी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नहर नहर की देखरेख करनी है, नहर पे जहाज आते हैं, उनको कोई रिपेयर चाहिए, कोई चीज चाहिए, वो सारे काम कहाँ होते हैं? इसी नहर से होते हैं।
पनामा नहर की कहानी समझ में आ गई सबको, इस्थमस भी समझ में आ गया। अब आए हैं पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली घोषणा क्या की? ग्रीनलैंड मेरा है। दूसरी घोषणा क्या की? कनाडा मेरा 51वां राज्य। तीसरी घोषणा क्या की? पनामा कनाल हमने खोदी है, हमारी है। चौथी घोषणा क्या की? मेरे दुश्मन जो भी हैं मेरे पड़ोस में नहीं आएंगे। तो रूस और चीन लैटिन अमेरिका में नहीं दिखने चाहिए, वेनेजुएला पे इसलिए कब्जा किया गया। क्यूबा पर क्यों नाकेबंदी चल रही है? क्योंकि क्यूबा रूस के करीबी माना जाता है, इसलिए नाकेबंदी चल रही। अपने घर के आसपास उसने कहा मैं ये सफाई कार्य करूंगा, उसने करना शुरू किया है। उसने ये भी कहा ये मेक्सिको की खाड़ी जो लिखा हुआ है नाम, मेक्सिको की खाड़ी क्यों है? ये ट्रंप की खाड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा वो छोटा बच्चा, उसे सारे खिलौने चाहिए। ये नहर हमने खोदी थी, ये नहर भी लूंगा, वेनेजुएला का तेल भी लूंगा, क्यूबा को भी कब्जे में, अब तो आप क्यूबा भी जानते हैं बड़ा द्वीप है, क्यूबा को भी कब्जे में लूंगा, सारी चीज मुझे चाहिए। यहां तक जितने भी अमेरिका की आबादी जिसने उसे वोट किया है वो सब ट्रंप के फैन हो गए। अखंड यूएसए बना रहा था वो, एकदम भक्त टाइप, मागा करेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यहां तक ठीक था। लेकिन ट्रंप जब उसने इसको उठाया, मदुरो को उठाया, उसको लगा कि अपुनिची गॉड है, फिर अमेरिका में ही क्यों, मैं बाहर भी निकलता हूं, और इसराइल के साथ उसने ईरान वाला खेला किया। यहां उसको समस्या हो गई। सभी लोगों को समझ में आया। अब मागा वाले लोग भी अचानक जैसे ऐसे, अरे कहाँ गए महापुरुष, अब महापुरुष से वो डोनाल्ड ट्रंप दिखने लगे हैं। अब ये दिखने लगा है कि इनकी बेटी जो है मीटिंग में बैठती, इनके दामाद जो है देश चला रहे हैं, अब इनका परिवार भी लोगों को दिखने भी लगा है, खलने भी लगा है। बट जो भी कोई चीज होती है तो उसके पीछे क्या करता है? उसके पीछे पुलिस एफबीआई लगा देता है। वैसे हम अपनी वाली भी भेज सकते हैं, हमारे वाले भी ऐसा काम बढ़िया कर देते हैं। सरकार जो कहती है तो वहां पे भी सरकारी एजेंसियों का जो भी चाहिए, जो भी उसका विरोध करेगा डोनाल्ड ट्रंप का तो उसे वो धर ले। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई? ये इसकी उत्तर अभी लिखवा नहीं रहे हैं, समझ में आया कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही उसने दूसरा प्रश्न क्या डाला है हमसे? हमसे डाला है जल संधि। सभी लोगों को जल संधि दिख गई? तो अब आपका काम, एटलस खोलिए, एटलस खोलिए, उत्तर अमेरिका, एटलस खोलेंगे उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका खोल दिया। उत्तर अमेरिका में ये जो हमने देखा था बाज का पंख, इसके इधर देखिए कोई जल संधि है तो नाम बताइए, क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। मिल गया सभी लोगों को? बेरिंग जल संधि भौतिक या राजनीतिक किसी में होगा। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? अलास्का और, अलास्का कहां है? किसको जोड़ती है? अलास्का कैसे कर रहे हो बेटा? ये जो अभी लिखवाया इस पे ध्यान दो, जोड़ती किसे है? जलाशयों को। विभाजित किसे करती है? स्थलीय निकायों को। तो जोड़ किसे रही है? दो महासागरों को जोड़ रही है। किसको जोड़ रही है? दो महासागर। ये कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। किसको जोड़ रही है? आर्कटिक को। किससे? प्रशांत से। अब जैसे एक छात्र ने अभी सवाल पूछा, सर वो कैसे हो सकता है? तो अगर इसको और ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो वो तो महासागर हो गए, लेकिन छोटे छोटे जलीय निकाय भी तो होते हैं ना। महासागर का छोटा निकाय क्या कहलाता है? सागर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो उत्तर में है बच्चों, इसका नाम है चुकची सागर। उत्तर वाले का क्या नाम है? चुकची सागर। और दक्षिण वाले का नाम है बेरिंग सागर। कौन सा सागर? बेरिंग सागर। तो अब एक छात्र मान लीजिए अभी डाउट में पूछे, सर ये कैसे संभव है कि जो है बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक और प्रशांत को छूती है, ये तो चुकची और बेरिंग को जोड़ती है। अरे भाई वो सागर है, सागरों को भी जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी? और सागर से अगर वृहद चीज देखूंगा तो किसे जोड़ रही है? महासागर को भी जोड़ रही है। सभी लोग क्लियर? ये तो समझाने के लिए था। आप इसे नोट्स में कैसे लिखेंगे, ये आप लोगों ने बनाया? ये बनाया? अगर नहीं बनाया तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से बना लो। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों बना लेंगे।
जो लोग नहीं बनाना जानते मैं मदद कर देता हूं। फ्रेश पेज लेंगे, फ्रेश पेज ले लेंगे, इसी पे थोड़ा काम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेश पेज ले लिया, इसको कॉपी को घुमाना नहीं है, कॉपी को घुमाना नहीं है, फ्रेश पेज लेंगे। बीच में क्या डालेंगे? विषुवत रेखा, इसी पे थोड़ा सा काम करते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर पहले क्या बनाएंगे? ये दो सीढ़ी जो हमने बनाई थी, सी बनाया था, और ये दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका बना लिया। अब यहां पर जल्दी से दक्षिण अमेरिका बनाएंगे और फिर मुझे बताएंगे। इस्थमस बनाने का तरीका बताया आपको, पूरा पेज चाहिए मुझे, इसमें आधा आधा नहीं कर रहा हूं मैं, सीधी कॉपी रख रहा हूं। तो पहले क्या करते हैं हम, ये थोड़ा सा मोड़, फिर एक सीढ़ी, और फिर प्रायद्वीप, और ये ऐसे। यहां पर उत्तर अमेरिका हो गया। डन। अब आपको कुछ काम करना है, ये मानचित्र जो है टेस्ट भी बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, पेज के बीच में का था, अब इतना छोटा सा बनाओगी तो कैसे कर पाओगी? चलो, जिसने जो किया बड़ा बनाओ, जब टेस्ट हो रहा है, चीजें बना रहे हैं जो लोग इतना सा बनाए हो ना, अब इसमें मैं भरवाऊंगा तो क्या करूं? फिर होगा अरे कितना कठिन है ज्योग्राफी। बताया, फ्रेश पेज लो, लाइन के बीच में, पेज के बीच में एक लाइन। तो पहला चीज आपको इस पर लिखना है प्रशांत महासागर। दूसरा आपको लिखना है इस पर अटलांटिक महासागर। तीसरा आपको इसमें लिखना है मेक्सिको की खाड़ी, जिसको ट्रंप की खाड़ी बनाएगा वो। फिर हडसन बे, हडसन खाड़ी। और पांचवा कैलिफोर्निया खाड़ी। ये सबको ढूंढना है आपको। मिल जाता है तो 1 2 3 4 जहां जगह मिले वहां डाल दीजिए। अगर आपने बहुत छोटा बनाया है तो आप पूरा नाम नहीं लिख पाएंगे, तब वहां पर आप अंक लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मेक्सिको की खाड़ी 3 नंबर और हडसन की खाड़ी 4 नंबर। ऐसे भी लिख सकते हैं अगर बहुत छोटा बना दिया तो, अगर बहुत छोटा बना दिया तो। डन। सभी लोग करेंगे। ये एटलस वर्क है, अपनी एटलस में देख के करना है, घबराना नहीं है, किसी और की नहीं देखनी है, आपकी एटलस में सब दिया है। डन। अब इसमें आगे बढ़े तो अब आपको कुछ और चीज ढूंढनी है जो अभी तक आपको नहीं मिली, अभी तक आपको नहीं मिली। तो छठा नंबर है पनामा, पनामा नहर। पनामा नहर, अब पनामा नहर कैसे बनाएंगे सभी लोग? आपको पनामा पता है, पनामा में बस एक लाइन खींच देंगे और इसको लिख देंगे 6 नंबर, इतना है। पनामा नहर। डन। पनामा नहर हमें पता चल गया। अब आपको ढूंढना है दो संधि कर लें, बेरिंग जल संधि, और आठवां क्या है, डेविस जल संधि। इसी मानचित्र में बनाते जाएंगे। ठीक है, मदद आपकी मैं कर देता हूं। यहां पर क्या है, एशिया,
यहां पर क्या है, ग्रीनलैंड, इनके बीच में बेरिंग और डेविस। तो क्या मैं इसको 7 नंबर लिख दूं, बेरिंग, और इसको 8 नंबर लिख दूं? ठीक है। कितने लोगों को कैलिफोर्निया की खाड़ी नहीं मिली है? कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये जो यूएस है, यूएस के पश्चिम में जो मैं बार बार यहां पर बनाता हूं, ये जो पानी का हिस्सा जो चला जा रहा है अंदर, ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। सभी लोग क्लियर मेरे साथ? तो ये हो गया हमारा कैलिफोर्निया की खाड़ी, 5 नंबर यहां भी हो गया। डन, यहां तक आ गए। भूमध्य रेखा दिखाई दे रही? अब हमने देखा था कि उत्तर अमेरिका कहां पर है, उत्तर अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में। तो जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तर और दक्षिण कितना है, ये किससे नापा जाता है? इसे 0 माना जाता है, इसे 90 माना जाता है। 0 और 90, 90 को क्या कहा जाता है? कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। लेकिन अगर कोई चीज बीच में है तो उसे क्या माना जाता है? विषुवत रेखा से आपकी कोणीय दूरी कितनी है? विषुवत रेखा से आपकी कोणीय दूरी कितनी है? तो ये कितना लग रहा है? 45 डिग्री या 60 ले लेते हैं इसे, अगर 60 लग रहा है तो ये जो रेखा बनेगी ये क्या कहलाएगी? 60 डिग्री उत्तर। शब्द क्या है? अक्षांश। तो जो आपके मानचित्र पर ऐसी रेखाएं हैं ऐसी रेखाएं, सीधी रेखाएं, क्षैतिजिक जो हैं, इन्हें अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? विषुवत रेखा से उत्तर या विषुवत रेखा से दक्षिण आपकी कोणीय दूरी क्या है, किस एंगल पे हो। 0 से मैक्सिमम कितने एंगल पे जा सकते हो? 90। 90 पहुंच गए तो आप ध्रुव हो, बट उससे कम हो तो 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, और उनका अगर हम वृत्त बना दें तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अक्षांश। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? इस स्क्रीन पर उत्तर अमेरिका क्या विषुवत रेखा को छूता है? हाँ या ना? नहीं छूता। कौन सा महाद्वीप छूता है? दक्षिण अमेरिका। पहली बात तो ये हो गई। यूपीएससी प्रश्न पूछती है कि विषुवत रेखा को छूने वाले देश। फिर बता रहा हूं, प्रक्रिया के लिए बता रहा हूं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। विषुवत रेखा को छूने वाले देश पता होने चाहिए। डन। लेकिन उत्तर अमेरिका तो छूता ही नहीं। तो इसके अलावा एक और बहुत अहम जोड़ा है अक्षांशों का, जिन्हें कहते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। आपके पास उत्तर अमेरिका खुला हुआ है, इसमें मेक्सिको की खाड़ी में जाइए जरा सब लोग। मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी में क्या कर्क रेखा गुजर रही है कि नहीं गुजर रही? जल्दी से कर्क रेखा पे पेंसिल चला दीजिए, कर्क रेखा पे पेंसिल चला दीजिए ताकि आपको हमेशा दिखाई देती रहे कर्क रेखा। कर्क रेखा दिख गई? कर्क रेखा पे पेंसिल चला दी? अगर आपने कर्क रेखा पे पेंसिल चला दी तो आपको लगभग ये भी पता चल गया कि ये जो सी होता है, सी के मध्य से जो काटती है वो रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा भी पता चल गई आपको। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। सभी लोगों को मिल गई कर्क रेखा। आपको अंदाजा भी लग गया कहां पर है। अब मुझे नहीं पता ये आपने राजनीतिक में डाली है या प्राकृतिक मानचित्र में डाली है, बट मुझसे प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा को कौन से देश छूते हैं। प्राकृतिक में तो उत्तर नहीं मिलेगा, तो राजनीतिक में डालनी पड़ेगी। राजनीतिक में डाल के बताओ उत्तर अमेरिका के कौन से देश कर्क रेखा को छूते हैं। सो 2 देश मिलेंगे, मेक्सिको और बहामा मिले। सब लोग उसे हाईलाइट कर दीजिए, उस पर लाइन चला दीजिए ताकि जब भी आप एटलस खोलें तो आपको दिखने लगेगा। राजनीतिक मानचित्र पर क्या मिले? 2 देश, मेक्सिको और बहामा। मेक्सिको और
बहामा। मैंने आपसे कहा था कि जो है बड़ा मानचित्र बनाइए, आपने किसी कारण से नहीं बनाया, कर दीजिए। अगर आपने बड़ा मानचित्र बनाया तो यहीं पे लिख दीजिए, आपके नोट्स बन रहे हैं ना, यहीं पे मैक्सिको और बहामास कर दीजिए। सर क्यूबा कर्क रेखा के नीचे, देखो भाई छुएगा तो हम मानेंगे, छुएगा तो उस लिस्ट में जुड़ेगा, अगर नहीं छुएगा तो नहीं माना जाएगा। तो मैक्सिको और बहामास, बहामास क्या है, द्वीपों का एक समूह है। दो देश अमेरिका के हमारी कर्क रेखा को छूते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप घर से दक्षिण अमेरिका भी करके आए हो, तो दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर जाएंगे और उस पर विषुवत रेखा पर लाइन खींच देंगे। अगर हाइलाइटर लाए हो बढ़िया से उस पर चला दो, बिना घबराए चला दो। अब कहां आ गया हूं, दक्षिण अमेरिका राजनीतिक। घबराना नहीं है, बस उन्हीं 4 पेजेस में खेल रहा हूं। एक उत्तर अमेरिका के खत्म होंगे, फिर दक्षिण अमेरिका। बेटा राजनीतिक में करना है, प्राकृतिक में हमारी मदद नहीं होगी अभी, है ना। तो यहां पर कौन से देश दिखे, ई सी बी। सभी लोग अपने मानचित्र पर ईसीबी लिख दीजिए। ई से आता है इक्वेडोर, सी से कोलंबिया, बी से ब्राजील, ठीक है। आप लोग कौन सी एटलस लिए हुए हैं, सभी लोग सभी एटलसेस में ये दिया हुआ है। फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे आ जाए हैं पहली क्लास से शुरू करें। मिल गया, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। पूछता है आपसे कितने देश अमेरिका के छूते हैं, ये भी पूछे। डन। अब अगर 23.5 डिग्री, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर में एक रेखा है, तो 23.5 डिग्री समान दूरी पर दक्षिण में भी होनी चाहिए। इसका नाम क्या है, ये है मकर रेखा। ये भी एक अक्षांशीय रेखा है। क्या नाम है इसका, मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री के कोण पर है, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध में है। अब आपका काम यह है, आपके राजनीतिक मानचित्र पर मार्कर से चला दीजिए। बेटा बाहर क्यों रख रहे हो, पूरा कॉन्टिनेंट पे तो चलाओ, तभी तो देश को छू पाएंगे। इन्होंने सागर में मार्क कर दिया, जब द्वीप पर आए रोक लिया। अरे वहीं से तो देखना है, आप ही के काम की चीज है। कितने देश, यहां पर 4 देश हैं। सी से चिली, ए से अर्जेंटीना, पी से पैराग्वे और बी से CAPB। याद रहेगा, ये याद रखना है। अभी सभी लोगों पर प्रश्न आने वाला है। मेरे पहले 3 देश हैं ECB। ई मतलब इक्वेडोर। राजधानी बताइए, राजनीतिक मानचित्र पर आप हैं सभी लोग, जल्दी से इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो। मिल गई क्वीटो। ध्यान दीजिएगा, जहां क्वीटो लिखा हुआ है, क्वीटो के शब्द के आगे कोई चिन्ह दिया होगा, स्टार बना होगा या कुछ बना होगा। तो इक्वेडोर में और भी बहुत सारे शहर हैं, ब्राजील में और भी बहुत सारे शहर हैं, लेकिन राजधानी को अलग से दिखाने के लिए राजधानी का चिन्ह होता है। तो जो भी छात्र या छात्रा घबराता है कि राजधानी कैसे ढूंढनी है, तो बाकी शहरों में से वही चिन्ह ढूंढना है। कौन सा चिन्ह, अगर आपकी एटलस में स्टार है तो स्टार है, किसी के में चौकोर डब्बा होता है वो, बाकियों में गोल होगा, कुछ भी आपकी एटलस के हिसाब से। डन, क्लियर हो गया। राहुल कह रहे कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो रहा है। तो एक राहुल छात्र हैं, ये कह रहे हैं कि ये प्रायद्वीप भी तो पास हो रहा है। तो सुनो, आप बेटा भौतिक मानचित्र देख रहे हो, ये जो कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप है, नाम इसका कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा USA का है। ये हिस्सा अगर राजनीतिक मानचित्र में देखोगे, देखिए राजनीतिक मानचित्र में, या मत देखिए बेकार में हमारा समय व्यर्थ होगा, अभी यहीं पे रहना है। दक्षिण अमेरिका वो मैक्सिको में होता है, तो बेकार में जानकारी को तोड़िए फोड़िए मत, आप ध्यान दीजिए जो आपको दे रहे हैं। ये जो ऑनलाइन वाले छात्र हैं ना कि पनामा को स्थल संधि कैसे कह सकते हैं, वहां तो नहर है, उसने कहा मैं दिखा दूं ज्ञान, दिखा दिया सारा ज्ञान, मत दिखाओ अब, ठीक है। वापस आ गए हम सब लोग। तो यहां पर इक्वेडोर की राजधानी, किसी की भी राजधानी ढूंढनी है तो आपका एक विशेष चिन्ह होगा, उसे ढूंढना है। इक्वेडोर में क्वीटो है, क्वीटो को ब्रैकेट में 2 लिख देंगे, क्वीटो के नीचे अपनी एटलस में ब्रैकेट में 2 लिख दीजिए।
विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। जब इस पे आऊंगा वो भी लिखवा दूंगा, बट अभी के लिए 2 लिख दिया। 2 मतलब दूसरी सबसे ऊंची राजधानी। सबसे ऊंची राजधानी, सबसे ऊंची राजधानी, ये जो आपने CAPB किया है, तो यहां पे चिली अर्जेंटीना के बीच में यहां पे बोलीविया होगा। देखिए बोलीविया देश है, बोलीविया देश, इसकी राजधानी लापाज। लापाज के नीचे 1 लिख दीजिए। लापाज के नीचे क्या लिख देंगे? 1। तो लापाज क्या है? 1 नंबर ऊंची राजधानी। क्विटो क्या है? 2 नंबर ऊंची राजधानी। सर इतनी ऊंची क्यों है? क्योंकि यहां पर एंडीज पर्वत श्रृंखला है। डन। तो 2 राजधानी ये हो गई। अच्छा सी हो गया, नहीं ये कहां पर, हम ई पर, ई के बाद सी था। सी मतलब कोलंबिया। कोलंबिया देश कोलंबस के नाम पे पड़ा है। किसके नाम पे पड़ा है? कोलंबस। कोलंबस वो जिन्होंने इस क्षेत्र की खोज की थी। जब दक्षिण अमेरिका की संस्कृति कुछ पढ़ाऊंगा तो वो भी बताने वाला हूं। कोलंबस के नाम पर देश पड़ा है कोलंबिया। क्या इस देश में दोनों महासागरों की तरफ सीमा है या नहीं? देख के बताइए, है या नहीं? प्रशांत की तरफ भी है और अटलांटिक की तरफ। और अब तो आप इतिहास भी जानते हो, इसी को तो तोड़ा गया था। कोलंबिया से ही तो पनामा निकाला था, वरना पनामा उसी का हिस्सा, तब भी ये होता ही होता, तब भी होना था कि नहीं होना था। तो ये हो गया हमारा कोलंबिया। इसकी राजधानी बोगोटा, नशे के व्यापार के लिए जानी जाती। किसके लिए? बोगोटा। कोलंबिया जाना जाता है ड्रग्स के लिए। कोलंबिया किस लिए जाना जाता है? ड्रग्स के लिए। कोकेन का यहाँ से व्यापार होता है। कोकेन का बहुत लंबे समय तक व्यापार होता था। यहीं से कोलंबिया से सबसे ज्यादा नशा जो है यूएस में जाता है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस में नशा बढ़ रहा है, इसलिए मैं अटैक कर रहा हूं। तो कोलंबिया टेंशन में आ गया, हम पे अटैक करेगा। लेकिन गधे ने अटैक वेनेजुएला पे किया। वेनेजुएला बोला क्यों कर रहे हो भाई? नशे का व्यापार, वो तो वो कर रहा है, कोई बात नहीं तुम भी कर रहे हो। उसने कहा हमने नहीं किया। ए जहाज पकड़ो। पकड़ लिया, उसमें वो था, बोला इसको घोषित करो वेनेजुएला का है। अब पकड़ लिया, अब कोई बात नहीं है नशे की। और सबसे बड़ी बात, यहां से जो नशा आता है वो कोकेन है, और जिसकी समस्या यूएस में हो रही वो फेंटेनिल है। फेंटेनिल एक तरह का कृत्रिम नशा है। तो कुछ लोग टेंशन में, ये वाला कौन सा है, ये तो अभी देखा ही नहीं। अभी देखना नहीं, अभी यूपीएससी के नशे का आनंद लीजिए, ये फेंटेनिल देखने की जरूरत नहीं। ठीक है सभी लोग। तो हमारे पास क्या हो गया? कोलंबिया मिल गया, ECB इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, और ब्राजील जो सबसे बड़ा है। इसकी राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। मिल गई। ये आप घर से करके भी आए, अच्छी बात है। अब हम आते हैं CAPB। सी क्या है? चिली। चिली चिले चिली चिले स्पेनिश लोग हैं, स्पेनिश लोग, हम तो चिली कहते हैं। तो मैं चिली कुछ बात कर रहा था तो बेटे ने कहा पापा चिली नहीं है चिले है। मैं कहा तुम्हें ज्यादा पता है? बोला मेरी स्पेनिश की टीचर ना स्पेन से ही है, अपने देश का नाम तो सही लेगी, तो चिले कहती हैं उसे, चिले है तो क्या है? चिले देश, स्पेलिंग CHILE है। चिले की राजधानी सैंटियागो। ये आप करके आए हैं। लंबा देश, लंबा देश है, इस पे भी आगे बात करेंगे। ए अर्जेंटीना, सबसे बड़ा देश ब्राजील, दूसरा अर्जेंटीना। दूसरा क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। पी से पैराग्वे मिल गया, पैराग्वे मिल गया, और बी से ब्राजील। पैराग्वे की राजधानी असुनशन। पैराग्वे के बारे में एक विशेष चीज है, ये स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश की समस्या बता, सोच के बताना जो आपके दिमाग में आता। पहला विचार स्थलबद्ध, व्यापार, बिल्कुल सही कहा, व्यापार व्यापार व्यापार। और कुछ? स्थलबद्ध व्यापार, पर्यटन का कुछ नहीं होता, स्थलबद्ध व्यापार, सही बोला आपने। आज की क्लास की चर्चा पे आधारित एक और चीज स्थलबद्ध की, मौसम, सागरीय प्रभाव से दूर। जो अभी हमने कहा मृदु जलवायु जो है, जहां ना ज्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है, ये कितना है? सागर से जितना दूर होगा। तो पहली बात तो ये व्यापार के रूप से बाधित हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर सागरीय प्रभाव यहाँ पर कम होंगे। ठीक है, तो कौन सा देश आया है यहाँ पर? पराग्वे। क्या मैं कह सकता हूं 2 देश स्थलबद्ध है, केवल पराग्वे नहीं, और कौन सा है? बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया दोनों स्थलबद्ध देश हैं। ये सारी चीजें क्यों करवा रहा हूं? ये सारी चीजें इसलिए करवा रहा हूं कि यूपीएससी इन पर प्रश्न पूछती है। ये हमारा दक्षिण अमेरिका हमने यहां से देख लिया,
चिले, अर्जेंटीना, पी पैराग्वे और ब्राजील। प्रश्न, वैसे नहीं करवा रहा हूं समय व्यर्थ करने के लिए, यूपीएससी प्रश्न पूछता है। कौन से समूह से गुजरती है भूमध्य रेखा, जल्दी से बताओ। सभी लोगों को एक डिसाइड करना है, चाहे तुक्का ही सही, ए बी सी डी। सभी लोग अपना डिसाइड कर लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने डिसाइड ना किया हो। ए अल्फा कितने लोग, ए अल्फा, तो ए अल्फा में कोई भी नहीं है। बी ब्रावो, सर कोलंबिया, कोलंबिया तो छू रहा है, ठीक है, कोलंबिया से हमें मिल गया। सी में ब्राजील भी छू रहा है। सी चार्ली, सी चार्ली दो लोगों ने वो भी तुक्का मारा है। और डी डेल्टा, डी डेल्टा में तो कुछ भी नहीं, वेनेजुएला तो छू नहीं रहा था। कौन सा छू रहा था, ईसीबी, इक्वेडोर नहीं है, कोलंबिया, ब्राजील। डाउट किस में है, क्योंकि इतना हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे का हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम तुक्का मारेंगे। ये इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो हमें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। लेकिन क्या ये हमें बताता है कि यूपीएससी सवाल पूछता है ऐसे? तो अगर ऐसे सवालों को हल करना है तो क्या करना चाहिए, अभी जो आपने पेज फोल्ड किया था विश्व के मानचित्र पे पहुंच जाना चाहिए। जल्दी से पहुंच जाएंगे, विश्व के राजनीतिक मानचित्र पे पहुंच जाएंगे। और 3 रेखाओं पे अगर आपने अपना मार्कर नहीं चलाया, घबराना नहीं, वो पेज हमने फोल्ड करवा दिया था। जो लोग नए आए वो टेंशन है, कौन सा फोल्ड करवाया था, विश्व का पेज हमने फोल्ड करवाया था। जिनको विश्व नहीं मिल रहा है, जो आज अचानक आ गए, अचानक अरे क्लास इतनी तेज चली गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, विषय वस्तु में जाइए। मिला विश्व या नहीं मिला बेटा, आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, विश्व का मानचित्र मिल गया। विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर मार्कर चला दीजिए। स्केल की भी जरूरत नहीं, फ्री हैंड, ऐसा कुछ नहीं है कि यहां से रॉकेट लॉन्च होना है। लगभग फ्री हैंड हाइलाइटर मार्कर चला दीजिए। और जो लोग कंजूसी कर रहे हो मार्कर लेने में 25 रुपया बचा रहे हो, काम आएगा। मैंने आपको पहले दिन कहा है कि एटलस आपकी वर्कबुक होगी। जब आपको तैयारी करनी हो, एटलस खोली, आपकी एकदम से विश्व भूगोल की तैयारी शुरू हो जाएगी। डन। तो जो लोग अभी हाइलाइटर नहीं लाए, एक दूसरे से मांग सकते हैं और कल जाकर ले आइएगा। कल और परसों क्लास नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगा है तो बहुत सारा पढ़ लिया, तो आपको सैटरडे संडे को जो हैंड आउट दिया है, 2 हैंड आउट है, फिर से बताना चाहता हूं, अपने ऐप से परिचित हो जाइए। एक तो केजीएस की बुकलेट वाला है, यहाँ तो ऑफलाइन वालों को तो हार्ड कॉपी मिली है उसकी, और उसके अलावा जो मैंने बनाया है महाद्वीप के हिसाब से वो भी है। ठीक है, बस बस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, जो है डन। तो अभी जो हमारा प्रश्न है, अभी जो हमारा प्रश्न है, तो इसमें कीनिया और सूडान, ये अफ्रीका के देश आते हैं। तो कौन सा वाला छू रहा है, कीनिया छू रहा है, छू रहा है। उसके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया, ये एशिया के आते हैं। देखिए कितने बढ़िया प्रश्न बनाता है, एक दक्षिण अमेरिका से लेता है, एक अफ्रीका से लेता है, एक एशिया से लेता है। जब वहां पहुंचेंगे वो भी कर लेंगे। आज यही करना है, आज नहीं करना है, बट आपको दिमाग में कह रहा हूं तैयारी रखनी है कि ये जो हमारे इक्वेटर से कितने देश पास होते हैं, 13। आपका होमवर्क ये याद हो जाएगा, 2 दिन है आपके पास। इक्वेटर से कितने देश, 13 देश। इक्वेटर क्या है, पृथ्वी को 2 भागों में काटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये जो क्षैतिजिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश। अक्षांश क्या होता है, कोणीय दूरी होता है। जिनको दहेज पसंद है लिख लो अक्षांश क्या होता है। सर मुझे लिखवाया नहीं, लिखो अक्षांश, जल्दी से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ा रहे हैं, अब चित्र बन गया है, चित्र के साथ पहले आपको बोला नोट्स में वो भी आएगा ये भी आएगा, तो अक्षांश लिख लीजिए जल्दी से। कई बार अक्षांश की परिभाषा पर ही प्रश्न बना सकता है, इसलिए डाला है ये। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी जिसे डिग्री में मापा जाता है वो अक्षांश कहलाता है।
चलिए जनरल ज्योग्राफी में पढ़ाया गया। अरे और दहेज लो यार, दिक्कत क्या है? बाद में बोलेगा लिखवाया नहीं और दिल के अरमान रह गए, एक ही जीवन मिला तुम्हें, सब बोल के चले जाते हैं, लिखवाते नहीं हैं। और सभी को पता है साइड में मार्जिन रखना है। जो लोग भूल गए हैं आज फिर मार्जिन भूल गए हैं, तो क्या होगा, इसका एक चित्र बना लेंगे। ये जो है ये तो परिभाषा है ना, परिभाषा का क्या बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। तो उसके बाद परिभाषा कभी देखने की जरूरत नहीं। बट हाँ ये जरूर है कि अक्षांश से क्या निर्धारित होता है, हमारा हमारा जलवायु जो है वो निर्धारित होता है। सर कैसे निर्धारित होता है वो भी बताएं। इसलिए कह रहा हूँ वो सारी चीजें आएंगी, बेकार में प्रश्न करना हर चीज पर, उसकी जगह पहले इसे समझ लेंगे। फिर देशांतर पर आते हैं। तो अक्षांश तो हो गया सभी लोगों का, देशांतर भी थोड़ा सा बता दूं। चलिए, वैसे तो यही वाला चित्र बनाना है, लेकिन आपकी मदद के लिए बताना चाहता हूं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मुझे किसी बिंदु की P और Q की स्थिति बतानी है। किस पे बतानी है, पृथ्वी पर बतानी है। तो हमने स्कूलों में भी पढ़ा कि अगर किसी बिंदु की स्थिति बनानी हो तो हम एक एक्सिस बनाते थे, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और पॉइंट पी एक्स वाई बनाया कि नहीं बनाया, स्कूल में बनाया। तो उसी तरह से हमें क्या चाहिए, कुछ क्षैतिजिक रेखाएं चाहिए और कुछ क्या चाहिए, लंबवत रेखाएं। तो हमने एक क्षैतिजिक रेखा बनाई जिसको हमने क्या कहा, 0 डिग्री। इसको हमने क्या कह दिया, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा दिखेगी कि नहीं, अगर आप विषुवत रेखा पर गए तो दिखती है नहीं दिखती, दिख सकती, दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, वो कह रहा है। तो देखो यार, कल्पना हम बहुत कम करते हैं, हम किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, और ये स्वाभाविक है जो ये कह रहे हैं दिखेगी, क्योंकि कोई आप में से जा थोड़ी रहा है, आप में से जा थोड़ी रहा है। आप कह रहे हो नहीं दिखेगी, वो कह रहा है दिखेगी, तो मैं तो जाता हूं, मुझे तो पता है। जहाज जा रहे हैं, हम यूके से निकले हैं, ब्राजील जा रहे हैं, ब्राजील जा रहे हैं, और वहां पर एक नया बच्चा है, नया ट्रेनिंग अफसर आया इनकी तरह से, और बात चल रही है कि कल इक्वेटर पार होगा। इक्वेटर पार होने पर जहाजों पर एक विशेष जो है आयोजन होता है, उस लड़के का भूत बनाया जाएगा, उसके बाल बाल छील दिए जाएंगे, उसके रंग किया जाएगा, बहुत सारा काम होता है। समुद्र देवता की पूजा होती है जिस दिन आप इक्वेटर पार करते हैं, तो उसका खास प्रोग्राम होना था। तो उसने मुझसे पूछा, सर इक्वेटर कब क्रॉस हो रहा है, चिंता में था। मैंने कहा आज रात 11 बजे। 11 बजे, आपको समय भी पता है? मैंने कहा हाँ पता है। भाई मेरे पास जहाज है, जहाज में जीपीएस है, जीपीएस में मैं यहां पर हूं, ये विषुवत रेखा है, जितनी दूर है मैं पता कर सकता हूँ 11 बजे। तो उसकी बात सुन के मुझे लगा ये छात्र जो है नया नया है। हाँ हाँ, अरे 11 बजे देखा नहीं तूने कभी? बोला नहीं सर, दिखता है क्या? हाँ, चमकती हुई रेखा दिखती है। क्या बात कर रहे हो सर? सर मुझे देखना है सर, मैं लाइफ में पक्का दिखना है। रात को 11 बजे ऊपर आ जाना व्हील हाउस में, कंट्रोल रूम में, मैं दिखा दूंगा। सर मैं 10:30 बजे ही आ जाऊँ। आजा आजा। 10:30 बजे आकर बैठा हुआ है, ये देखो ये सारा उसका मशीन है, रडार है, सारे चल रहे हैं, बस अभी पार हो गए, वो आने ही वाली है। दूरबीन से ध्यान रखिए, दूरबीन लगा के बैठे। सर कौन से रंग की? फ्लोरेसेंट पीले रंग की होगी। पक्का पीला है सर? सर थोड़ा सा पीला दिख रहा है। हाँ हाँ, वो वाला नहीं है, लगे हुए। विश्वत पार हो गया, फिर जो उसकी सेवा होनी थी वो तो की गई। लेकिन बात यह है, ये काल्पनिक रेखाएं ये हमने बनाई। ऐसा नहीं है कि भगवान ने वहां पर चूना गिरा के रखा है, यहां से आ रहे हो। चल, लेकिन मैंने रेलवे स्टेशन पे पढ़ा है कि ये
कर्क रेखा यहां से गुजरती है, हाँ गुजरती है भाई कर्क रेखा पर। वो अगर रेलवे स्टेशन अगर जीपीएस पे 23.5 डिग्री पर है तो ठीक है, बट ये थोड़ी की रेखा वहां पर दिख रही है, तो ये काल्पनिक रेखा है। अब मुझे इसका स्थान पता करना था, तो इसके स्थान के लिए मुझे क्षैतिजिक रेखा पता करनी है, तो ये इस रेखा पर है। तो यानी ये विषुवत रेखा के संदर्भ में दूरी ढूंढनी है। कितनी दूरी? तो एक तो ये दूरी है बच्चों, ये तो भूमि की दूरी है, और ये जो दूरी है पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी है ये कोणिक दूरी है। इसे क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं? लीनियर डिस्टेंस। एक रैखिक दूरी ये है और ये एंगुलर डिस्टेंस। तो क्या नापा जाता है? कोणीय दूरी। तो अभी ये कितने डिग्री का कोण लग रहा है? 20 डिग्री का। तो ये जो रेखा है ये कौन से वृत्त की है? 20 डिग्री। तो ये कितने पर स्थित है? 20 डिग्री उत्तर। समझ में आया? तो किसी भी स्थान के बारे में अगर पता करना है विषुवत वो पृथ्वी पर कहां है, तो विषुवत की तुलना में देखा जाता है उत्तर में है या दक्षिण में है, और कितना है डिग्री से देखा जाता है। डिग्री से एक वृत्त बनता है, इसे क्या कहते हैं? अक्षांशीय वृत्त। क्लियर हो गया? सर ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसलिए मैं फोटो लेकर आया था। सर फोटो भी समझ नहीं आ रही। मंदिर में नारियल वारियल फोड़ लो, रामनवमी है, पूजा पाठ तब कुछ करो तो आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ी कल्पना। घर में जाना, सेब लेना, सेब को बीच में से काट देना, 2 भाग बने, वो बन गया विषुवत रेखा। ऊपर से काट देना, वो क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। ये क्या कहलाते हैं? अक्षांश। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है? ये क्या मैं कह सकता हूं, जैसे कल मैंने मीन सी लेवल की बात की थी, सारी ऊंचाई और गहराई कहां से नापी जाती है? मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल क्या हो गया? एक मानक रेखा हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं विषुवत रेखा एक मानक रेखा है? ठीक है। गोलार्ध यहीं से नापे जाते हैं। किसने मान ली? हम सब ने मान ली। अब हमें एक मानक रेखा ढूंढनी थी जो सीधी हो, सीधी मानक रेखा। तो हमने एक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़े, उस रेखा को हमने क्या कहा? ग्रीनविच रेखा। जैसे विषुवत रेखा है, ऐसी कौन सी है? ग्रीनविच रेखा। अब ये रेखा है या वृत्त है? पृथ्वी तो 3D है ना, पृथ्वी तो 3D है। तो अगर ये मेरी पृथ्वी है और यहां पर अगर मेरा ग्रीनविच एक रेखा है, तो इस रेखा का तो पिछला हिस्सा भी आएगा कि नहीं आएगा? तो जो आगे का हिस्सा है बच्चों, उसे क्या कहा गया? ग्रीनविच रेखा। इसे क्या कहा गया? ग्रीनविच रेखा। पीछे का जो हिस्सा है उसे कहा गया विश्व तिथि रेखा। पीछे का हिस्सा क्या है? विश्व तिथि रेखा। चलिए समझ में नहीं आया? इस ध्रुव से इस ध्रुव तक जाऊंगा तो आधी पृथ्वी कवर होगी कि नहीं होगी? पूरी पृथ्वी करने के लिए क्या करना होगा? इस ध्रुव पे जाइए, फिर वापस ऐसे आ जाइए। ऐसा होगा कि नहीं? तभी वृत्त पूरा होगा। तो जो आगे का वृत्त का हिस्सा है, आधा वृत्त जो है, उसको हमने क्या कहा? ग्रीनविच रेखा। और इसके ठीक उल्टा 180 डिग्री पीछे वो क्या कहलाएगी? तिथि रेखा। ठीक है। और यहां से गणना करते हैं, अगर इसके इधर हो तो पूर्व हो और इधर हो तो पश्चिम। अगर ये ग्रीनविच रेखा यूरोप से पास हो रही है तो अमेरिका कहां पर है? इसके पश्चिम में। और जापान कहां पर है? इसके पूर्व। समझ में आ गया? तो अभी मैं चित्र पर आपको क्या दिखा पा रहा हूं? ये वाली, अगर मैं सिर्फ ये लगूं, अगर मैं ये वृत्त हटा लूं, वृत्त हटा लूं, सिर्फ आपको सामने वाली रेखा दिखा रहा हूं। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। इसने इसको क्या कहा? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये हो गया। अब मेरे पास बिंदु क्या है? यहां पर कौन सा बिंदु था? P। अब मुझे क्या पता करना है? Q। Q पता करना है, यानी इससे दूरी, इससे दूरी। पहले तो ये बताओ Q पश्चिम में है या पूर्व में है? तो मुझे पश्चिम में दूरी करनी है। लेकिन आपने देखा होगा मैं लीनियर दूरी नहीं लेता हूं, मैं क्या लेता हूं? कोणीय दूरी। तो मैंने यहां पे कोण बनाया इस बार। कहां पे बनाया? ध्रुवों पर कोण बनाया। तो ध्रुव पर कितने डिग्री का एंगल है? इतने डिग्री का एंगल है। मान लीजिए ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं वहां जाते जाते?
तो ये कितना हुआ, ये 30 हो गया, तो ये कितना होगा 30 डिग्री पश्चिम। मुझे बताइए z क्या होगा, z जो बिंदु है वो कितना होगा, टेस्ट भी तो होना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर गोलार्ध है यहां से यहां तक का 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये भी 90 डिग्री होगा, तो आपको तो 90 दिखता है, पीछे का तो दिखाई देता नहीं। तो अगर यहां पर है तो 90 डिग्री है, पूर्व या पश्चिम, इससे पूर्व है ना, तो पूर्व हो गया। सभी लोगों को समझ में आया। इसको लिखते कैसे हैं, प्राइम मेरिडियन, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, उसको प्रधान मध्यांतर भी कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में किसी स्थान की रेखिक दूरी या कोणीय दूरी, कोणीय दूरी कहां पे बनता है कोण, ये वाला ध्रुव पे बनता है, वो वाला कहां बनता है, पृथ्वी के केंद्र में बनता है। कोणीय दूरी, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं और इससे विश्व का समय पता चलता है। समय कैसे पता चलता है वो आगे करेंगे, जल्दी से लिख लिया है। अगर नहीं लिखा है तो इसको खत्म कर लीजिए। आपका साइड में नोट्स में क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, आज जाकर डायग्राम बनाएंगे। सर मुझे इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो कहां से, छठी क्लास की एनसीईआरटी, उसमें अक्षांश भी दिया हुआ है और देशांतर भी दिया हुआ है। सर और अच्छे से पढ़ना है, जनरल ज्योग्राफी में शिक्षक कराएंगे। जैसे यहाँ बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर वहां हम कर चुके हैं, वो भी कराएंगे, लेकिन मेरा काम है, मुझे इनको यूज करना है। मुझसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है इस रेखा को छूता है नहीं छूता, तो रेखा तो समझे। और सबको कोणीय दूरी का मतलब समझ में आ गया, रेखिक दूरी और कोणीय दूरी का अंतर। जल्दी से करेंगे और डन हो जाए तो डन करते हैं, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, ऑनलाइन की तरफ से डन आ गया, यहाँ पे भी डन हो गया। जिन लोगों ने क्लासेस मिस की हैं फिर से पहली क्लास से देख लीजिए, नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी उसी में डाल दिया गया। आपका होमवर्क, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ है कैसी है वो भी देख कर आना है। कहां पर मिलेगी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आपकी एटलस में एक मानचित्र है, एटलस में एक मानचित्र है जिसे विश्व का टाइम मानचित्र, ये लिखा हुआ विश्व समय क्षेत्र, विश्व के मानचित्र में एक समय क्षेत्र का मानचित्र है। कंटेंट में जाएंगे, विश्व समय क्षेत्र का मानचित्र मिला। इसमें सब लोगों को पहले तो प्राइम मेरिडियन 0 ढूंढना है, इसके केंद्र में होगा। बेटा कंटेंट पेज में जाओ, नहीं तो आप दूसरों को ढूंढोगे। कंटेंट पेज में जाओ, विश्व ढूंढो, विश्व कंटेंट पेज कहां है, हाँ उसमें विश्व ढूंढो। विश्व में देखो, विश्व समय या टाइम, एकदम आपको पेज नंबर बता देगा। मिला, देखो आपको मिल गया, सबको मिल जाएगा, ऐसे घबराना नहीं है। ये नहीं कि दूसरे का ढूंढ रहे। तो इसके मध्य में 0 है, 0 कहां पर है, मध्य में नहीं साइड में है, शायद साइड में 0 है कहीं पर, इसके पेज के बाईं तरफ 0 है, वहां से आपका प्राइम मेरिडियन है। और इसके दाईं तरफ, पेज के दाएं कोने पर एकदम एंड पर, वहां पर है तिथि रेखा, है डेट लाइन, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, नहीं तिथि रेखा तो मध्य में है। वो लोग हाँ भी कह रहे हैं, आप जो बोल दो, मिल कुछ नहीं रहा, हाँ सर हाँ सर। क्यों, क्योंकि पड़ोसी को ये ना लगे कि मैं गधा हूं।
अरे पड़ोसी खुद ढेंचू कर रहा है, तुम भी साथ में, दोनों के दोनों, दोनों का ज्ञान जीरो होने वाला है आराम से। मध्य में क्या दे दिया, लिखा हुआ विश्व तिथि रेखा। नहीं सर बहुत डर लग रहा है सर, कुछ नहीं मिल रहा है। अरे मध्य में, पेज के सेंटर में देखो, जब बहन ने दिखाया तब, हाँ ये सही बोली। उससे पहले तो ऐसा डर लग रहा है, कहां देखूं कहां देखूं कहां देखूं, सर मुझे ना देख लें। मिला कि नहीं मिला, पड़ोसी से, पड़ोसन से, जिससे भी पूछ लो यार, कम से कम वो दिखना चाहिए। दिखा कि नहीं दिखा। होमवर्क, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी क्यों नहीं है, इसमें मोड़ क्यों आते हैं, लिख के लाना है। सभी लोगों को दिखाई दिया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी क्यों नहीं है, ये आपका होमवर्क है, इसमें मोड़ क्यों आते हैं। दूसरा, यहां तिथि क्यों बदलती है, यहां तिथि लिख लो, ऐसे सुन रहा, हाँ सही कह रहे हो, प्रश्न लिखो, होमवर्क दे रहा हूं। नहीं तो फिर अगली बार, अगली क्लास में सर मन में किया था, मन ही मन में उन्हें अपना मान चुका हूं। जल्दी से प्रश्न लिखो, ये मन वाले काम पढ़ाई में मत करो। डन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, कुछ दूरी तक प्रशांत महासागर के मध्य में चलती है, ठीक है, तो ये आपको करना है। और ये ग्रीनविच रेखा भी है। तो आपका होमवर्क, एक और होमवर्क है, ग्रीनविच रेखा 8 देशों से गुजरती है। मैं लिख दूं, नहीं तो आधे लोग तो इसी में यार होमवर्क क्या समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। पहला पहला प्रश्न, विषुवत रेखा को छूने वाले देशों की महाद्वीप आधारित सूची हो जाएगा। किस महाद्वीप पे कौन कौन सा देश विषुवत रेखा को छूता है, ये परीक्षा के लिए याद भी कर लेना, ये मतलब ये दोबारा नहीं करना है। डन। एक बार हो गया, इस पे चर्चा दोबारा नहीं होनी। प्रश्न 1। प्रश्न 2, कर्क रेखा को छूने वाले देशों की महाद्वीप आधारित सूची, और कुल संख्या भी लिखनी है। कुल संख्या कितनी है वो भी लिखनी है, ऐसा नहीं महाद्वीप महाद्वीप में तोड़कर आ गया। डन। तीसरा आप ही बताएंगे, मकर रेखा। मकर रेखा को छूने वाले देशों की महाद्वीप आधारित सूची और कुल संख्या ये होनी चाहिए। ये सिर्फ लिखना नहीं है, याद करना है। और जब भी आप लिख रहे हो उसमें मार्कर जरूर चला देना, ताकि एटलस जब भी आप खोलो आपको दिख रहा है ये इसको छू रहे हैं, ठीक है। प्रश्न 4, ये क्या है, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन को छूने वाले देशों की महाद्वीप आधारित सूची। और इसके लिए मैं कहूंगा विश्व राजनीतिक मानचित्र पर करेंगे। किस पर करेंगे, विश्व राजनीतिक मानचित्र पर। ये सभी के सभी विश्व पर भी होने चाहिए और महाद्वीप पर तो होंगे ही होंगे। मिल जाएगा। इसमें आपकी मदद मैं कर सकता हूं, 2 महाद्वीपों में मिलेंगे आपको, यूरोप और अफ्रीका। इसमें आपको और कहीं नहीं जाना है, इसमें केवल यूरोप और अफ्रीका देखना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर तिथि क्यों बदलती है या तिथि कैसे बदलती है। ये किया है जनरल ज्योग्राफी में आपने, जिन लोगों ने कर लिया तो उसका उत्तर दे दीजिएगा। मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आ जाऊंगा, क्लास में टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कि भाई तिथि बताइए, तिथि का क्या होगा। और दूसरा, यह रेखा
सीधी क्यों नहीं है? सर इस पे PYQ आ चुका है। अरे वही करवा रहा हूं, जिस तरह के सवाल आते हैं जो भी हम कर रहे हैं बच्चों, इससे यूपीएससी सिविल सर्विसेज, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, राजस्थान का एमपीपीसीएस, ये सारों का समावेश करके ये जो विश्व भूगोल हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, बेसिक नहीं ऐसा कि भाई बैठकर देश और राजधानी के नाम की सूची बना रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं, बट ये मान के चल रहा हूं कि आप एटलस से देश और राजधानी तो ढूंढ ही सकते हो, उसके आगे वो कैसे बने, उनमें क्या क्या चीजें, वो मेरा काम। ठीक है तो बेसिक में हम तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये अगली क्लास में प्रश्न आएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों को छू रहा है, ये सारी चीजें आपका होमवर्क है। ये क्लास में फिर स्लाइड लाऊंगा, आपका टेस्ट भी लूंगा, उसे पूछने वाला हूं। उत्तर अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र का परिचय फिर हम मंडे को करेंगे। इसके साथ ये जो आपको प्रश्न दिए, क्या करना है, 3 महाद्वीप आपको दिए जा चुके हैं मटेरियल में। कितने? 3 महाद्वीप दिए जा चुके हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। ठीक है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका 2 बार पढ़ना है, अफ्रीका अगर पढ़ पाए तो 1 बार पढ़ सकते हैं। डन। मंडे को मिलूंगा, फिर से रामनवमी की शुभकामनाएं। और सभी छात्रों से, ऑनलाइन के छात्रों से रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे क्लास होती जाएगी आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे, सिर्फ डाउट पूछने के लिए डाउट ना पूछे। धन्यवाद, जय हिंद।